ही में और 2013 में मैं क्वालिफाई कर गया था। करंटली एज अ कर रहा हूँ यूसुफ आदिल में, और कोई 13 साल का मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिट का एक्सपीरियंस है। इस 13 साल में मैंने ट्रेडिंग का भी ऑडिट किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग का भी ऑडिट किया हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी ऑडिट किया हुआ है, एएमसीज का भी ऑडिट किया हुआ है, म्यूचुअल फंड्स का भी ऑडिट किया हुआ है, बैंक्स का भी ऑडिट किया हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, लिस्टेड, प्राइवेट लिमिटेड, रियल इस्टेट, अल्हम्दुलिल्लाह एनपीओज वगैरह, एनजीओज, इन सारी कंपनीज का मैं एक ऑडिट कर चुका हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान में ऑडिट के अलावा मैंने फॉरेंसिक फैज के साथ भी काम किया हुआ है, जिसमें कुछ प्रोजेक्शंस, कुछ वैल्यूएशन और कुछ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस की असाइनमेंट्स में इन्वॉल्व रहा हूँ। इसके अलावा मैंने मिडिल ईस्ट में भी काम किया हुआ है, डेलॉयट कतर में भी काम किया हुआ है मैंने, और कुछ सऊदी अरब के साथ हमारी कुछ मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज के साथ एसोसिएशन थी जिनमें मैंने उनकी फाइल्स का प्रैक्टिस रिव्यू किया हुआ है। इसके अलावा मैंने डेलॉयट लंदन में भी काम किया हुआ है मैनेजरियल लेवल पे। और इसके अलावा जिस तरह आप लोगों को आइडिया होगी कि हमारी फर्म्स का रिव्यू होता है, गोरा बाहर से आता है रिव्यू करता है, तो इस तरीके से मैंने भी डेलॉयट के प्लेटफॉर्म से दूसरी ऑडिट फर्म्स जो दूसरी डेलॉयट की कंट्रीज में, लेट से पैसिफिक एशिया में, इंडोनेशिया में, बाली में, मैंने वहाँ पे जाके उन ऑडिट फर्म्स का एक प्रैक्टिस रिव्यू किया हुआ है। इसके अलावा मैं अपनी फर्म में एक लर्निंग मैनेजर था, और जिसके लिए मैंने स्पेन बार्सिलोना से कुछ लर्निंग्स वगैरह कंडक्ट भी करी, और डेलॉयट की तरफ से मैं प्रैक्टिस रिव्यूवर भी हूँ और प्रोफेशनल लर्नर भी हूँ, ट्रेन द ट्रेनर का मेरी एसोसिएशन भी है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है ऑडिट का। टीचिंग का एक्सपीरियंस है कि मैं पिछले 4-5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहा हूँ। और ये जो सब्जेक्ट है सीफैप का, ये सब्जेक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सही है, हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अबाउट सब्जेक्ट। हम अगला आधा घंटा डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट को, कि सब्जेक्ट का रिजल्ट क्या रहा है। पहली चीज, इस सब्जेक्ट में हमारे पास रिजल्ट क्या रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड एंड द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स में से 90 स्टूडेंट्स ने ऑडिट एंड एश्योरेंस सेक्शन में क्या कहते हैं, फर्म में अपनी आर्टिकलशिप करनी होती है। 90 में से अगर आप पूछें तो उसमें से भी कोई 80-85 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि कहेंगे कि जी मैंने ऑडिट सेक्शन में जाके अपनी आर्टिकलशिप करनी है, बिकॉज मेरी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, मुझे नॉलेज मिलती है। अगर इन सारी चीज़ों को हम गौर से देखें प्यारे बच्चों, तो आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। आप लेट से फर्म में, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट से आप ऑडिट एंड एश्योरेंस सेक्शन में, और आपकी अब एक जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। कौन सी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है? आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो चुकी है सीफैप की। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो आपने एग्जिस्टिंग पढ़ा हुआ है प्यारे बच्चों, जो चीज़ें हमने एग्जिस्टिंग पढ़ी हुई है, हमने फर्म से पहले क्या क्या पढ़ा हुआ है। फर्म से पहले हमने लेट से लॉ भी पढ़ा हुआ है, फर्म से पहले हमने ऑडिट भी पढ़ा हुआ है, फर्म से पहले हमने अकाउंटिंग भी पढ़ी हुई है, फर्म से पहले हमने बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ा हुआ है, फर्म से पहले हमने थोड़ी बहुत कॉस्टिंग भी पढ़ी हुई है, और फर्म से हमने थोड़ा बहुत टैक्स भी पढ़ा हुआ है। ये सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हुए प्यारे बच्चों, और इन्हीं सब्जेक्ट का एक एडवांस वर्जन हमारे पास कहाँ पे आ जाता है? सीफैप में आ जाता है। जब आप सीफैप कर लेते हैं तो उसके बाद मजीद आपके पास दो चीज़ें अनलॉक होती हैं। आपके पास MSA 1 अनलॉक होता है, और आपके पास MSA 2 अनलॉक होता है। ये बात थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल ऑडिट पढ़ रहे हैं कैफ लेवल पे, और फिर जब आप फर्म में ये टाइम गुजारते हैं, तो फिर आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है? आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब आप सीफैप का पर्चा दें तो आपके पास इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज हो कि आप सीफैप का पर्चा कर सकें। साइमल्टेनियसली जब आप फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो फिर आप जब फर्म में हैं तो इस लेवल पे आप चीज़ें देख चुके हो कि आप सीफैप का एक अकाउंटिंग का पर्चा दे सकें। यहाँ पे मैं 2 सब्जेक्ट लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। फिर MSA क्या चीज़ है? MSA में फिर यही FFR, यही ऑडिट मर्ज होके आते हैं, और फिर वो दोनों सब्जेक्ट की आपस में एक लिंकिंग होती है। तो इतने स्टेप्स होते हैं जिसमें वो आपसे असेस करता है कि जी क्या आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी सकते हैं कि नहीं बन सकते। ये पूरा मेरे पास एक स्टेप चल रहा होता है। इसके अंदर एक गौर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं सीफैप के पर्चे की बात करूं आपके साथ, और स्पेशली बात करूं सीफैप 6 की, तो सीफैप 6 का लास्ट 2 अटेम्प्ट में जो रिजल्ट रहा है वो अच्छा रहा है। सीफैप 6 का जो लास्ट 2 अटेम्प्ट हमारे पास रही है उसमें रिजल्ट अच्छा रहा है हमारे पास। और रिजल्ट क्या रहा है? रिजल्ट हमारे पास रहा है 25%। ये हमारे पास रिजल्ट है। पिछले 2 अटेम्प्ट का सीफैप का सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है एडवांस ऑडिट में। किस चीज़ का? 25%। ये लास्ट 2 अटेम्प्ट का है।
बट उस लास्ट 2 अटेम्प्ट से अगर आप पहले देखेंगे ना, उस लास्ट 2 अटेम्प्ट से आप पहले देखेंगे, और मैं अपना कंपैरिजन कर रहा हूँ जून 2016 से, जून 2016 से लेके जून 2019 तक अगर मैं देखूं तो मेरे पास रिजल्ट रहा है सिर्फ और सिर्फ 10% सीफैप का रिजल्ट। 10% आपका रिजल्ट रहा है सीफैप का जून 16 से अगर जून 19 का एनालिसिस करूं। मैं पूरी प्रेजेंटेशन ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। अब मसला क्या है, आईकैप अपने एग्जामिनर कमेंट में एक कमेंट बिल्कुल कैटेगरी के लिए कह रहा है, और वो कमेंट क्या कह रहा है, वो कमेंट कह रहा है कि यार जब बच्चा फर्म में है और बच्चा ऑडिट एंड एश्योरेंस सेक्शन में, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका ये रिजल्ट आ रहा है। सबसे पहला जो उसका क्वेश्चन मार्क आ रहा है एग्जामिनर कमेंट्स में वो ये आ रहा है कि अगर आप ऑडिट फर्म में हैं और अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो हाउ इट इज पॉसिबल कि जी आप ऑडिट का पर्चा पास नहीं कर रहे हैं। अगर एक फील्ड में आप 3-3.5 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बावजूद अगर आपसे पर्चा पास नहीं हो पा रहा, तो ये एक बहुत बड़ा फिक्रिया लम्हा है। ये आईकैप अपने एग्जामिनर कमेंट्स में कहता है। द रीजन इज हमारे पास ये 10% रिजल्ट है क्यों। सबसे पहले हमने ये समझने की जरूरत है कि हमारे पास ये 10% रिजल्ट है क्यों। कोई मुझे बताएगा कि इस रिजल्ट के रीजंस क्या हैं। बिकॉज जब तक हमें रीजन समझ में नहीं आएंगे कि हम फेल क्यों हो रहे हैं सब्जेक्ट में, हम कभी भी इस पर्चे को उस डायरेक्शन के हिसाब से नहीं पढ़ सकेंगे। प्लस आप हमेशा याद रखिएगा, जो आप 9 to 6 ऑडिट फर्म में टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना, वो अगर आपको थोड़ी बहुत अकल आ जाए और थोड़ा बहुत सेंस आ जाए कि जी पर्चा किस तरीके से आता है, किस तरीके से मैं इस 9 to 6 में ऐसी मेहनत करूं कि साइमल्टेनियसली मेरी फर्म लाइफ भी अच्छी हो जाए और मेरे पेपर चांस होने के या पेपर पास करने के चांसेस भी इंक्रीज कर जाए। अगर हमें ये रीजन समझ आ गए तो इंशाल्लाह जो अगले 3-3.5 साल है हमारे, हम एक अच्छा टाइम इन्वेस्ट कर सकें। देखें 3-3.5 साल टाइम पास नहीं है, ये तो सबको पता है। अगर एक चीज हमारी क्वालिफिकेशन में आर्टिकलशिप है तो वो टाइम पास नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता वो टाइम पास बनती कब है, जब बच्चे को डायरेक्शन ही नहीं पता होती कि उसने करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल 1.5 साल गुजार दिए, 2 महीने पहले वो किताब खोल के बैठा है और किताब खोल के बैठा है और बस वो प्रैक्टिस कर रहा है और चीजें देख रहा है, उसको पता ही नहीं है कि सारी चीजें फर्म में किस तरीके से अप्लाई होती है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि जी रीजंस फॉर फेलियर है क्या। सीफैप में आके क्या रीजन है कि हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। लॉ का रिजल्ट 6% आ रहा है, टैक्स का रिजल्ट 5% आ रहा है, किसी टाइम में बड़ा अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। तो कोई मुझे बता सकता है कि जी हमारे इस सीफैप 6 के रिजल्ट का हमारा इतना खराब रिजल्ट क्यों आ रहा है। कोई रीजन बता सकता है। स्टडी वर्सेस फर्म लाइफ में बैलेंस नहीं होना, और इसके अलावा चलिए मैं इस चीज को भी लिखता हूं। और इसके अलावा रीजन, कोई भी रीजन क्या लगता है आपको कि जी एडवांस ऑडिट के पर्चे में बच्चा फेल क्यों हो रहा होगा। टाइम मैनेजमेंट, इसके अलावा ड्राफ्टिंग का इश्यू, और इसके अलावा बच्चों कोई और रीजन जिसकी वजह से आपको लगे कि जी ये रीजन है जिसकी वजह से शायद पर्चा पास नहीं हो रहा। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई और रीजंस। फेलियर इन डिलीवरिंग द कॉन्सेप्ट, अगर आज की क्लास में बैठ के हम थोड़ा सा रीजंस के ऊपर काम कर लें, हम इंशाल्लाह एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 15-20 मिनट बाद, लेकिन अगर हमें एक चीज समझ में आ जाए ना, क्या चीज समझ में आ जाए कि यार इस सब्जेक्ट में फेल क्यों होता है, अगर हमें ये समझ में आ गया और अगले 6 महीने 5 महीने हमने उस चीज के ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर दी, और 5 महीने सिर्फ क्लासेस के ऊपर मेहनत स्टार्ट नहीं कर दी, जो हम फॉर्म में काम करते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसको फॉर्म में अप्लाई करना अगर हमने सीख लिया, आप यकीन करें आप बड़े आराम से इंशाल्लाह ये पर्चा पास कर सकते हैं। और मैं आज की क्लास में आपको बहुत सी चीजें प्रूव भी कर सकता हूँ। रीजन हमारे पास फेल होने का क्या है, हमारे पास एक ड्राफ्टिंग इश्यूज है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट का मसला है, सबसे इंपॉर्टेंट मसला है कि स्टैंडर्ड्स आपस में क्या है, लिंक्ड है। सीफैप का सबसे बड़ा मसला ये है कि सारे स्टैंडर्ड्स आपस में लिंक्ड है। ये अकाउंटिंग का पर्चा नहीं है, ये टैक्स का पर्चा नहीं है कि इसमें लिंकिंग इतनी ज्यादा ना आ रही। IFRS 15 का लेट से IFRS 16 से कोई ताल्लुक ही नहीं है, IFRS 15 का IFRS 2 से कोई ताल्लुक ही नहीं है, IFRS 15 का IFRS 9 से कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। तो अकाउंटिंग में अगर आप देखें तो कुछ जगह पर लिंकिंग है, लेकिन बहुत से स्टैंडर्ड्स आपस में लिंक नहीं, कंप्लीटली आइसोलेटेड है। स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा मसला ये है आइजा का कि आइजा कंप्लीटली आपके पास क्या है, कंप्लीटली लिंक्ड है। क्योंकि आइजा जब लिंक है पूरा का पूरा, तो मसला क्या होता है, मसला होता है जब पेपर में एक सवाल आता है तो बच्चा ये पिक नहीं कर पा रहा होता कि इस सवाल के अंदर कौन कौन से आइजाज एप्लीकेबल हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। हम इंशाल्लाह आगे जाके सवाल कर रहे होंगे तो एक सवाल होगा 8-9 लाइनों का,
10 नंबर का सवाल होगा और उस 10 नंबर के सवाल में 8 आइजाज एप्लीकेबल हो रहे होंगे। 10 नंबर के सवाल में प्यारे बच्चों 8, और जो 8 आइजाज एप्लीकेबल हो रहे होंगे, सवाल में उन आइजाज का नाम मेंशन नहीं होगा। उसमें गोइंग कंसर्न की भी इंप्लीकेशंस होंगी, उसमें फ्रॉड की भी इंप्लीकेशंस होंगी, उसमें ऑडिटर एक्सपर्ट की भी इंप्लीकेशंस होंगी, उसमें की ऑडिट मैटर्स की भी इंप्लीकेशन होगी, उसमें मॉडिफिकेशंस की भी इंप्लीकेशंस होंगी, उसमें इवेंट्स और कंडीशंस की भी इंप्लीकेशंस होंगी, लेकिन वो सारे वर्ड्स आइजा में यूज, सवाल में यूज नहीं हो रहे होंगे। आपने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आप आइजाज को क्या कर लेंगे, लिंक कर लेंगे, और जहां आपने आइजाज को लिंक कर लिया उसके बाद आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको ड्राफ्ट कर सकेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हर स्टैंडर्ड की है ना कोई लॉजिक है। ये बात तो देखें, अगर एक किताब बनी है तो उस किताब को बनाने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगी। जब वो एक किताब बनी उस स्टार्टिंग में सिर्फ 5 स्टैंडर्ड्स थे और आज 50 स्टैंडर्ड्स हैं, तो 50 स्टैंडर्ड्स बने विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनको बनाने के ऊपर कोई ना कोई लॉजिक होगी। जब तक हमें उस स्टैंडर्ड्स की लॉजिक समझ में नहीं आएगी प्यारे बच्चों, हम कभी भी पेपर में सवाल ना तो पिक कर सकते हैं, ना ही हम कभी स्टैंडर्ड को समझ सकेंगे। जितनी चीजें सारी डिपेंडेंट करती है किस चीज के ऊपर, लॉजिक के ऊपर। अच्छा, इसके बाद एक जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला क्या है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और मैं आज आपको इंशाल्लाह, चूंकि अगर आप आज क्लास बैठे हुए और क्लास ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सर आप कैफ 9 का पर्चा पास करके आए हैं, सही है, और आप फॉर्म में 6 महीने, साल, 1.5 साल, कोई 6 महीने वाला भी होगा, कोई 2 महीने वाला भी होगा, कोई साल वाला भी होगा, 1.5 साल वाला भी होगा। और मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि जो 6 महीने, साल, 1.5 साल आपने गुजारे हैं और जो काम किया है, आपको पता ही नहीं होगा कि वो काम आपने किया क्यों है। मैं आपको आज प्रूव कर सकता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो आप काम कर रहे हैं आपको पता ही नहीं कि वो काम आप कर क्यों रहे हैं। बस सीनियर ने काम दे दिया, आप बैठ के वाचिंग कर रहे हैं, आप बैठ के वो मेमोज बना रहे हैं, आप बैठ के वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, आपको रीजन ही नहीं पता कि वो आप काम। यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला है कि जो आपने यहाँ पे कैफ 9 में ऑडिट पढ़ा था प्यारे बच्चों, और जब आप फर्म में जाते हैं और फर्म में जाके जब उस ऑडिट जो आपने पढ़ा हुआ है, जब तक उसकी इंप्लीकेशंस आपको यहाँ पे नहीं पता होगी, एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है बिटवीन योर नॉलेज एंड बिटवीन व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग। अगर आपने यहाँ ऑडिट पढ़ा हुआ और आपको पता ही नहीं है सीफेप में जाके या फर्म में जाके कि जी आप ये काम कर क्यों रहे हैं प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होना स्टार्ट होता है। जब गैप क्रिएट होना स्टार्ट होता है तो इससे मसला क्या होता है, इससे मसला ये होता है कि आप जो काम फर्म में 9 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वो टाइम वेस्ट हो रहा है। और अगर हमें रीजंस पता चल जाए ना कि ये काम हम देखें, काम तो करना है, सिर्फ मैं बात किस चीज की कर रहा हूँ कि मुझे रीजन पता चल जाएगा ये काम में, तो जब मुझे रीजंस पता चलती रहेगी कि अच्छा जी ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ, उससे फायदा क्या होगा, एक डुअल टेस्टिंग होती रहेगी हमारी। मैं साइमल्टेनियसली फर्म का काम भी कर रहा हूँ और साइमल्टेनियसली मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज भी एनहांस करी, जिसकी वजह से मैं पर्चा पास कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक आर्टिकलशिप का प्लस, चूंकि आपका एक्सपीरियंस कम होगा, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम होगा, तो यहाँ पे जो मेरा एक 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इंशाल्लाह आपसे वो शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों के पास एक नॉलेज है, और जब नॉलेज आए तो इंशाल्लाह आइजाज को समझने में या पढ़ने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। क्या याद बात समझ आती है? एक इस स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा मसला ये है, सबसे बड़ा मसला ये, और अगर हमने इंशाल्लाह इसके ऊपर काम कर लिया, अगर हमारे पास 1 साल बाद पेपर है, 1.5 साल बाद पेपर है, 2 साल बाद पेपर है, अगर हमने स्टडी अप्रोच के ऊपर काम कर लिया, तो जहां हम स्टडी अप्रोच के ऊपर काम कर लेंगे कि हमारी अप्रोच होनी क्या चाहिए, जब हमें यही पता नहीं होगा कि हमें अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम इस पर्चे को कभी भी पास नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एक बात कहूं, क्या ये ओपन बुक पॉलिसी है? सीफेप का पर्चा मेरा ओपन बुक पॉलिसी है। चूंकि सीफेप का पर्चा अगर मेरा ओपन बुक पॉलिसी है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे लिए क्या होगा, मैंने इसमें जो मेरे पास स्टैंडर्ड्स है, मुझे उसकी क्या करनी पड़ेगी, मुझे उसकी रीडिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम मेरा क्या हो रहा होगा, इन्वेस्ट हो रहा होगा। यहाँ पे 2 रीजन आती है। एक रीजन ये है कि जब आप कैफ में पढ़ते हैं ऑडिट, तो कैफ में आप किसी ना किसी किताब से किसी ना किसी किताब को रेफर कर लेते हैं। जब आप उस किताब को रेफर करते हैं, वो किताब कभी भी आइजा से अलाइन नहीं होती। ये मैं, आप सुनिएगा मेरी बात में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अगर आप कैफ में ऑडिट पढ़ रहे हैं, किसी से भी पढ़ रहे हैं, तो जहां आपने ऑडिट पढ़ा और आपने किताब ले ली कोई जो कि बड़ी समराइज किताब होगी, बड़ी अच्छी किताब होगी, आपका शायद वो पर्चा तो पास हो जाएगा, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि वो किताब कभी भी आपके आइजा से अलाइन नहीं है। चूंकि वो किताब आपके आइजा से अलाइन नहीं है प्यारे बच्चों, सीफेप में 6 महीने बाद, साल के बाद आने के बाद आपको वापस से
सारी किताबें क्या करनी पड़ रही होती है, उनको रीड करना होता है, और वापस से वो चीज़ जो आप पहले पढ़ चुके हैं, आप किसी और लैंग्वेज में आपको क्या करना पड़ रहा होता है, रीड करना पड़ रहा होता है। तो सबसे बड़ा मसला हमारा आता है स्टडी अप्रोच का। अभी जो मैंने लास्ट बैच पढ़ाया उसमें अभी 2 हफ्ते बाद बच्चों के पेपर है। 2 हफ्ते पहले बच्चा मुझसे सवाल क्या कह रहा है कि सर मैं आयजा को रीड कैसे करूं। ये उसका सवाल है कि सर मैं आयजाज की रीडिंग कैसे करूं। क्यों? बिकॉज वो डेली बेसिस पे आयजाज को रीड नहीं कर रहा था। अगर एक टॉपिक खत्म हो चुका है, उसके पास पेपर्स हो चुके हैं, तो वो आयजाज को रीड कर ही नहीं रहा। जब वो आयजाज को रीड ही नहीं कर रहा और एंड वक्त में आके जब उसने प्रैक्टिस करनी है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके वो क्या कर रहा है, उसके रोज के 6-8 घंटे जाया हो रहे हैं किस चीज के ऊपर, आयजा की रीडिंग्स के ऊपर। और यहाँ पे आके फ्रस्ट्रेशन भी ज्यादा होती है, यहाँ पे आके डिमोटिवेशन भी ज्यादा होती है, और एक चीज होती है कि जी मैंने आयजाज की रीडिंग नहीं करी। तो यहाँ पे हमारी सबसे जबरदस्त अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमने चीजों को किस तरीके से करना है। इसके लिए मैं और आप क्या काम कर सकते हैं, ये काम हम दोनों ने करना है, सही है। ये काम मैंने भी करना है प्यारे बच्चों, और आपने भी करना है। हमने इन चीजों के ऊपर क्या काम करना है, हमने इन चीजों के ऊपर काम करना है। ये स्टडी वर्सेस फर्म लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम सबसे पहला काम ये करेंगे, जो फर्म का मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं आपसे शेयर करूंगा, जो आपका एक्सपीरियंस होगा आप मुझसे शेयर करेंगे। और एक चीज हम अलाइन कर लेंगे कि जो काम हम कर रहे हैं, जो भी फर्म में हम काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा काम कहाँ लिखा हुआ है, वो सारा का सारा काम कहाँ लिखा हुआ है, वो आइजा में लिखा हुआ है। और जहां आपको ये चीजें पता चलने लगेंगी, आपका आइजाज और स्ट्रांग हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, किस चीज का मसला है, ड्राफ्टिंग इश्यूज का, कि ये बच्चे को आंसर, और हम आज की क्लास में देख भी लेंगे कि बच्चे को एक आंसर ड्राफ्ट करना नहीं आता। चूंकि अगर मसला ड्राफ्टिंग के इशू का है, तो यहाँ पे हम एक काम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि हम हर आयजा के हर सवाल की ड्राफ्टिंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। और जहां हम ड्राफ्टिंग टेक्निक्स को डिस्कस कर लेंगे, वहां हमें पता होगा कि जी हमने आंसर को किस तरीके से ड्राफ्ट करना है। और ड्राफ्टिंग टेक्निक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ड्राफ्टिंग टेक्निक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रक्चर ऑफ आइजा। जब तक आपको आइजा का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा प्यारे बच्चों, आप कभी भी एक अच्छा आंसर ड्राफ्ट नहीं कर सकते। और ये वो चीजें हैं जो इंशाल्लाह आज की क्लास में बैठ के डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में इसको हम करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा मसला किस चीज का है, कॉन्सेप्ट का। तो इंशाल्लाह हम हर आइजाज के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करेंगे। अच्छा, ये जो चीज है, कौन सी चीज है, लिंकिंग, ये आपको पहली और दूसरी क्लास में नहीं दिखेगी। पहली और दूसरी क्लास में क्यों नहीं दिखेगी, इसलिए नहीं दिखेगी बिकॉज हम पहली या दूसरी क्लास में पढ़ी क्या रहे होंगे, एक आयजा। जहां हमने एक से ज्यादा आयजाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वहां हर नया आयजा प्रीवियस आयजा से क्या हो रहा होगा, लिंक हो रहा होगा। ये मैं आपको प्रूफ करके दे सकता हूँ कि लेट्स से हम पहली क्लास में पढ़ेंगे रिस्क, हमने कुछ क्लासेस लगाए रिस्क की, फिर हम पढ़ेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर हम ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, फिर ऑडिट प्रोसीजर के बाद हम गोइंग कंसर्न पढ़ेंगे। जब हम गोइंग कंसर्न पढ़ रहे होंगे तो गोइंग कंसर्न लिंक हो रहा होगा प्रोसीजर से भी और ऑडिट रिस्क से भी। फिर हम फ्रॉड पढ़ रहे होंगे तो फिर फ्रॉड भी जाके लिंक हो रहा होगा मेरे गोइंग कंसर्न से, मेरे प्रोसीजर से, मेरे रिस्क से। जैसे जैसे हम आगे अगले आइजाज को पढ़ते रहेंगे, एक चीज आप सीफेप में मेरी क्लास में हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आयजा हमारा खत्म नहीं होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है आपकी? हमारा कोई भी आयजा खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा दोस्त? क्योंकि वो हमेशा आगे जाके कोई ना किसी आयजा से लिंक हो रहा होगा। हम शायद गोइंग कंसर्न पढ़ रहे होंगे और गोइंग कंसर्न पढ़ते हैं हम शायद इसको ऑडिट ड्राफ्ट कर रहे होंगे। हम शायद फ्रॉड पढ़ रहे होंगे, फ्रॉड के सवाल में कौन सी इंप्लीकेशंस होंगी, गोइंग कंसर्न की इंप्लीकेशंस होंगी। तो हर आयजाज हमारे प्रीवियस आयजाज से क्या होता है, लिंक होता है। प्लस जो भी कुछ हम पढ़ेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि मैंने एक चीज लिखी, उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दी और हम आगे बढ़ गए। नहीं, हर चीज को पढ़ते हुए हम सबसे पहले क्या असेस करेंगे, उसकी लॉजिक के ऊपर काम करेंगे कि स्टैंडर्ड क्यों आया है। जब तक हम लॉजिक पे काम नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आखिरी चीज, हर चीज के ऊपर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मेरा है, जो आपका है, हम इंशाल्लाह उसको शेयर करेंगे। और डेली बेसिस पे अगर आज हम एक टॉपिक खत्म करते हैं, तो उसके बाद आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपने घर से क्या रीड करना है, क्विजेस करना है, असाइनमेंट्स करना है, आपने इन चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। कहीं यहाँ तक बात समझ आती है? इसके अलावा कोई सवाल ऑनलाइन वालों, फिजिकल वालों पे, यार बच्चों कोई भी सवाल? चले जी, जबरदस्त। अगला काम हम प्यारे बच्चों ये कर लेते हैं,
अगला काम हम ये कर लेते हैं, इस पूरे ऑडिट के सिलेबस को क्या कर लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक काम हम ये करते हैं कि हम ऑडिट के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारी ऑडिट की साइकिल क्या होती है, कोई बताएगा? सबसे पहला काम क्या करता हूँ? प्लानिंग? नो। प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम करते हैं प्यारे बच्चों, जबरदस्त, हम सबसे पहला काम करते हैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस। जहां हमने क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या काम करेंगे? एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, जिसमें हम एक एंगेजमेंट लेटर बनाते हैं। ऐसा ही है भाई, हम एक एंगेजमेंट लेटर बनाते हैं, तो हमने एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। जब हमने एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस भी कर ली, उसके बाद हम आते हैं कौन से फेज पे? उसके बाद हम आते हैं कौन से फेज पे प्यारे बच्चों? प्लानिंग पे। अच्छा, प्लानिंग पे जब मैं एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस की बात करता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास एक स्टैंडर्ड आता है आइजा 210 एंगेजमेंट लेटर। और जहां मैंने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली, और फिर अगली चीज मेरे पास कौन सी है? प्लानिंग। तो फिर प्लानिंग पे मैं आइजा 300 के हिसाब से क्या बनाता हूँ? ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, एक ऑडिट प्लानिंग करता हूँ। उसके बाद आइजा 315 के हिसाब से मैं एक ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करता हूँ। फिर आइजा 320 के हिसाब से मैं क्या काम करता हूँ? मैं एक मटीरियलिटी डिटरमाइन करता हूँ। और जब मटीरियलिटी भी डिटरमाइन कर ली, तो जो मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करे हैं, उस रिस्क के अगेंस्ट मेरा क्या रिस्पॉन्स होगा? अगर आप कहते हैं, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, यहाँ पे मैं ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करता हूँ, यहाँ पे मैं मटीरियलिटी डिटरमाइन करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ? रिस्पॉन्स। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? साइमल्टेनियसली जो मेरा रिस्क होता है, वो रिस्क किस वजह से भी हो सकता है? वो रिस्क मेरा हो सकता है किसकी वजह से भी? फ्रॉड की वजह से भी। तो मैं एक और काम प्लानिंग में करता हूँ फ्रॉड के ऊपर। इसको नोट कोई ना करे, इसको कोई भी नोट ना करे, उसको यहाँ पे देखते रहे। उसामा, अभी वॉइस अलाउ नहीं हो सकेगी बेटा, अभी वॉइस अलाउ नहीं हो सकेगी, ठीक है? अच्छा, तो मेरे पास प्लानिंग है, ऑडिट रिस्क है, मटीरियलिटी है, रिस्पॉन्स है और फ्रॉड है। ये मेरे पास स्टैंडर्ड्स कहाँ पर है? ये मेरे पास स्टैंडर्ड्स है प्लानिंग फेज में। जहां प्लानिंग खत्म हो जाती है, अगला फेज कौन सा आता है? परफॉर्मेंस। जबरदस्त। तो जब अगला फेज आता है परफॉर्मेंस का, जब अगला फेज आता है किस चीज का? परफॉर्मेंस का। तो फिर परफॉर्मेंस में मैं क्या काम करता हूं? परफॉर्मेंस में आइजा 500 के हिसाब से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेता हूं, ठीक है? फिर आइजा 520 के हिसाब से एनालिटिकल प्रोसीजर्स करता हूं। आइजा 530 के हिसाब से मैं क्या करता हूं? मैं सैंपलिंग करता हूं। आइजा 540 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जहां पे इन्वॉल्व होते हैं, उसके ऊपर ऑडिट करता हूं। आइजा 550 रिलेटेड पार्टी के ऊपर मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं वो काम करता हूं। आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या होते हैं, मैं उनके ऊपर काम करता हूं। आइजा 570 गोइंग कंसर्न क्या होता है, मैं उसके ऊपर काम करता हूं। आइजा 580 मैनेजमेंट से मैं क्या ऑब्टेन करता हूं? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैं कोई भी आइजा आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना आपसे कह रहा हूं कि ये हमारे पास एक आइजा का स्ट्रक्चर है, सही है? इनमें से कोई आइजा मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, बस आपको ये बता रहा हूं। सबसे पहले एक्सेप्टेंस होती है, फिर प्लानिंग आता है, फिर मेरे पास कौन सा फेज आता है? परफॉर्मेंस का, पूरी 500 की सीरीज। लेकिन परफॉर्मेंस के लिए शायद मुझे अदर ऑडिटर्स की भी जरूरत पड़ सकती है, सही है भाई? परफॉर्मेंस के लिए शायद मुझे किसकी जरूरत पड़ सकती है? अदर ऑडिटर्स की भी जरूरत पड़ सकती है। और वो अदर ऑडिटर्स में मेरे पास कौन कौन होते हैं? अदर ऑडिटर में मेरे पास सबसे पहला होता है आइजा 600 कंपोनेंट ऑडिटर। अगर एक होल्डिंग कंपनी है और उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, और सब्सिडरी कंपनी का ऑडिट कोई और फर्म कर रही है, और उस सब्सिडरी के रिजल्ट्स कंसोलिडेटेड एफएस में मेरे पास मर्ज हो रहे हैं, तो आपने तो सब्सिडरी के ऊपर कोई भी काम नहीं किया। फॉर एग्जांपल JSCL एक होल्डिंग कंपनी है, उसका ऑडिटर PwC है। JSCL की एक सब्सिडरी है JS बैंक, उसका ऑडिटर लेट से KPMG है। तो JSCL की जब कंसोलिडेशन हो रही होगी, तो उसमें JSCL और JS बैंक के रिजल्ट्स आपस में क्या हो रहे होंगे? मर्ज हो रहे होंगे, और PwC का पार्टनर उस पर साइन कर रहा होगा, लेकिन PwC के पार्टनर ने JS बैंक के रिजल्ट्स के ऊपर तो कोई भी काम नहीं किया हुआ। तो इट मींस अब यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा? यहाँ पे कंपोनेंट ऑडिटर मुझे KPMG के काम पे मैं किस तरीके से रिलाई कर सकता हूँ। इसी तरीके से मेरे पास एक और ऑडिटर होता है जिसका नाम क्या होता है? इंटरनल ऑडिटर्स। और मेरे पास फिर एक आखिरी ऑडिटर होता है जिसका नाम क्या होता है? ऑडिटर एक्सपर्ट। ये 3 तरह के ऑडिटर्स हैं जिनको शायद मैं अपनी ऑडिट लाइफ में
यूज कर सकता हूं, बिकॉज इन ऑडिटर्स को यूज करके मैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता हूं। अगर आप ओजीडीसी, तो अगर एक कंपनी है जिसने लैंड एंड बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन की हुई है, तो रीवैल्यूएशन की एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है, तो फिर आप किसको एंगेज करेंगे? आप किसी ऑडिटर एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, जब परफॉर्मेंस भी हो गई प्यारे बच्चों, अब अगला स्टेप कौन सा होगा? अब अगला स्टेप कौन सा होगा प्यारे बच्चों? रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग में हमें पता है कि हमारे पास सबसे पहले आइजा 700 है, फिर हमारे पास आइजा 701 की ऑडिट मैटर है, हमारे पास आइजा 705 मॉडिफिकेशन है, हमारे पास आइजा 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ है, हमारे पास और आइजाज भी हैं, आइजा 710 ओपनिंग बैलेंस के ऊपर क्या ओपिनियन होगी, हमारे पास एक और आइजा है आइजा 720 अदर इंफॉर्मेशन। ये दो वाले अभी आपने कैफ में नहीं पढ़े होंगे, मैं सिर्फ वो सिर्फ जॉट डाउन कर रहा हूं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे सिलेबस का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। इसी रिपोर्टिंग में प्यारे बच्चों हमारे पास 3 आइजाज और आते हैं, आइजा 800, आइजा 805, आइजा 810। हमारे पास ऑडिट की 3 किताबें प्यारे बच्चों। ये जितने स्टैंडर्ड्स मैंने इस वाले बोर्ड पे लिखे हैं, ये मेरे पास कहलाते हैं कौन से? वॉल्यूम 1। ये मेरे पास कौन से स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं प्यारे बच्चों? वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 जो आपकी पहली किताब होगी, उसके अंदर आपको एक्सेप्टेंस भी दिखेगी, उसके अंदर आपको प्लानिंग भी दिखेगी, उसके अंदर आपको परफॉर्मेंस भी दिखेगी, और उसके अंदर आपको रिपोर्टिंग भी। और इसमें से बहुत से स्टैंडर्ड्स आप कहाँ पढ़ के आए हुए हैं? कैफ में आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। आप रिस्क पढ़ के आए हुए हैं, आप मटीरियलिटी पढ़ कर आए हुए हैं, आप फ्रॉड पढ़ के आए हुए हैं, आप एंगेजमेंट लेटर पढ़ के आए हुए हैं, आप सैम्पलिंग पढ़ के आए हुए हैं, आप आरपी पढ़ के आए हुए हैं, आप सब्सिक्वेंट इवेंट पढ़ के आए हुए हैं, आप गोइंग कंसर्न पढ़ के आए हुए हैं, आप ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के आए हुए हैं, आप कैंप पढ़ कर आए हुए हैं, आप मॉडिफिकेशन पढ़ के आए हुए हैं, आप इन्फोसिस मैटर पैराग्राफ पढ़ के आए हुए हैं। क्या आपके पास समझ आती है? प्यारे बच्चों, मेरा 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर में से वॉल्यूम 1 से कितने नंबर का पेपर आता है? 70 मार्क्स। जो चीज आप ज्यादा से ज्यादा ऑलरेडी कैफ में पढ़ चुके हैं, आई कैप सी फैप में उसको कितना परसेंट टेस्ट कर रहा है? 70% की हद तक टेस्ट कर रहा है। प्यारे बच्चों के यहां तक बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वालों के यहां तक क्लियर है? आप जो मेरा वॉल्यूम 1 का स्टैंडर्ड है, जो मेरा वॉल्यूम 1 का स्टैंडर्ड है, मेरी पहली किताब है वॉल्यूम 1, जिसमें एक्सेप्टेंस है, प्लानिंग है, परफॉर्मेंस है, रिपोर्टिंग है। इसकी टोटल वेटेज कितनी बनती है? 70 मार्क्स। यहां से और इसमें से मेजॉरिटी स्टैंडर्ड्स वो है प्यारे बच्चों जो कि आप ऑलरेडी कैफ में पढ़कर आए हुए हैं, उसके बावजूद बच्चा क्या हो रहा है? सब्जेक्ट में फेल हो रहा है। इट मींस एक सीरियस कंसर्न है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, सेकंड चीज, अगर मैं 70 मार्क्स को भी मजीद एलोकेट करूं, तो प्यारे बच्चों ये जो मेरे पास रिपोर्टिंग का एरिया है, कौन सा एरिया है? रिपोर्टिंग का एरिया, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने स्टैंडर्ड्स हैं? 9 स्टैंडर्ड्स हैं। इसकी जो वेटेज है वो कोई 25 से 30 मार्क्स तक की वेटेज है। इट मींस आई कैप हर अटेम्प्ट में रिपोर्टिंग से कितने नंबर का पेपर पूछेगा? 25 से 30 नंबर का पेपर पूछेगा। बाकी जितना कुछ बच गया, एक्सेप्टेंस, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, यहां से कितने नंबर का पेपर आएगा? 40 से 45 नंबर का पेपर यहाँ पे आएगा। उसमें से भी एक 25 नंबर का सवाल हमेशा आता है। पहला सवाल हमेशा आता है, रिस्क बताते हैं, उस रिस्क के अगेंस्ट आप प्रोसीजर बताते हैं। जब तक हमारी अप्रोच ठीक नहीं होगी, जब तक हमें पता नहीं चल जाएगा कितना बड़ा सिलेबस है, हमने मेहनत काम करनी है, हमारे लिए पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा जी, लेकिन आप कभी भी ये ना सोचेगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ। ये क्या है? पढ़ा हुआ है हमने रिलेटेड पार्टी। और फिर आप हमेशा, जो मैं आपसे लिंकिंग की बात कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड प्यारे बच्चों वो आपसे कहां पूछ सकता है? चले भाई, ऑडिट रिस्क में कि कंपनी ने रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करी है, तो आप कहेंगे भाई रिस्क है कि मैनेजमेंट ने उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया होगा। रिलेटेड पार्टी के साथ कंपनी क्या कर सकती है? फ्रॉड। बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी है मैनेजमेंट के पास, एक 100 रुपए की चीज में आरपी को 200 मिलियन की बेच सकता हूं और अपने प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर सकता हूं, तो मेरे पास फ्रॉड। रिलेटेड पार्टी के ऊपर वो आपसे क्या पूछ सकता है? वो आपसे ऑडिट प्रोसीजर से पूछ सकता है, परफॉर्मेंस बेस्ड। रिलेटेड पार्टी के ऊपर प्यारे बच्चों वो आपसे क्या पूछ सकता है? वो आपसे रिपोर्टिंग भी पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी के ऊपर वो आपसे कहता है कि मुझे क्या ड्राफ्ट करके दो, मुझे की ऑडिट
मैटर, या मैनेजमेंट अगर आरपी की ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज नहीं करी तो बताएं ओपिनियन में इसका इंपैक्ट क्या होगा। तो एक स्टैंडर्ड है प्यारे बच्चों, एक स्टैंडर्ड है, लेकिन उस स्टैंडर्ड को अगर आप गौर से देखें तो वो किसी भी लेवल पे आके प्यारे बच्चों आपसे पूछ सकता है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? सेम अप्लाइज फॉर गोइंग कंसर्न, कि गोइंग कंसर्न के ऊपर वो आपसे ऑडिट रिस्क भी पूछ सकता है, गोइंग कंसर्न के ऊपर वो आपसे प्रोसीजर भी पूछ सकता है, गोइंग कंसर्न के ऊपर वो आपसे क्या पूछ सकता है? उसकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। व्हाट इफ अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि जो गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड है इसके अंदर तीन चीजें कवर्ड हो रही हैं। पहली चीज, गोइंग कंसर्न के ऊपर रिस्क क्या हो सकता है, दूसरी चीज उसके ऊपर प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने, और तीसरी चीज उसकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो अगर हम स्ट्रक्चर्ड वे में प्यारे बच्चों इन चीजों को पढ़ लेंगे हमारे लिए हमेशा हमेशा आसान होगा पेपर को ड्राफ्ट करना। फॉर एग्जांपल आरपी है तो आरपी में तीन ही चीजें बताई गई है। पहला, आरपी के ऊपर क्या क्या रिस्क हो सकता है, दूसरा उस रिस्क के अगेंस्ट क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, और तीसरी चीज रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन के आरपी को आप कहां कहां रिपोर्ट कर सकते हो। क्या यहां तक बात समझ आती है? क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? अच्छा जी, तो ये हमारे पास है कौन सा 70 मार्क्स। बाकी कितने मार्क्स बचे हमारे पास? बाकी हमारे पास बचे 30 मार्क्स। उस 30 मार्क्स में से भी अगर मैं आपसे बात करूं तो 10 to 15 मार्क्स मेरे पास एक और किताब है प्यारे बच्चों, और उस और किताब का नाम क्या है? आई कैप। हाँ भाई, आई कैप कोड ऑफ एथिक्स। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों आपको? उसमें से भी 10-15 नंबर किस चीज के हैं? कोड ऑफ एथिक्स। और कोड ऑफ एथिक्स आप लोग कैप में पढ़कर आए हुए, थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है, लेकिन आई कैप किसको टेस्ट करता है यहाँ पे? 10 से 15, इट मीन्स 85 मार्क्स तक का जो पेपर है हमारे पास, उसमें से एक है हमारे पास वॉल्यूम 1 जिसका हमें आइडिया है, दूसरा हमारे पास 15 मार्क्स है किस चीज के? कोड ऑफ एथिक्स के, हमें उसका आइडिया है। फिर हमारे पास एक और किताब है प्यारे बच्चों जिसका नाम है वॉल्यूम 2, और इसकी वेटेज कितनी है? इसकी वेटेज भी है 10 से 15 मार्क्स, और इसके अंदर हार्डली कितने स्टैंडर्ड्स हैं प्यारे बच्चों? इसके अंदर हार्डली 8 स्टैंडर्ड्स हैं। क्या हमें सिलेबस पूरा समझ में आ रहा है कि हमारे सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या है? हमारे कुछ फेजेस होते हैं ऑडिट के, एक्सेप्टेंस, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग। 70 नंबर का पेपर प्यारे बच्चों कहाँ से आना है? यहाँ से आना है। उसके बाद हमारे पास एक चीज होती है कोड ऑफ एथिक्स, उसमें से कितने नंबर का पेपर आना है? 10 से 15 नंबर का पेपर उसमें से आना है। फिर हमारे पास वॉल्यूम 2 में कुछ स्टैंडर्ड जिसको आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसमें से कितने नंबर का पेपर आना है? वॉल्यूम 1 को भी अगर मैं गौर से देखूं तो जो मेरे पास रिपोर्टिंग का एरिया है इसमें से लास्ट में कितने नंबर का पेपर आना है? 25 से 30 नंबर का पेपर लास्ट में इसमें से आना है। बाकी 40-45 का पेपर कहां से आना है? एक्सेप्टेंस से आना है, प्लानिंग से आना है, और परफॉर्मेंस से आना है। क्या यहां तक हमारे पास समझ आती है? इसको नोट कर ले जल्दी से, और कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ ले। बिल्कुल, हमारे पास ओपन बुक पॉलिसी समरा, तो मैं स्टैंडर्ड्स को लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल स्टैंडर्ड्स को लेके जा सकता हूँ। सॉरी, इजीली पेपर हो सकता है मतलब? आराम से। मैं आज से 2 साल पहले तो मैं रिजल्ट के बाद अपना बैच अनाउंस किया करता था। ये तो पिछले बैच से मैं क्या कहते हैं, बिकॉज पेपर का रिजल्ट भी खराब आ रहा था, कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा चीजें हो गई हैं, तो फिर और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा था इसके ऊपर। प्लस जो बच्चा, जो मैंने एक चीज, जो पहले जो आज से 3-4 साल पहले स्टूडेंट होता था वो बड़ा ही कॉम्पिटेंट होता था, टेक्निकल, उसको पता होती थी चीजें। अब जो अनफॉर्चुनेटली बच्चा आ रहा है ना, और वो जो यहाँ कैफ में मार खा रहा है, तो वो कैफ में उसकी इतनी ग्रिप है नहीं, क्योंकि एक ही बार पढ़ के आ रहा है ऑडिट, और वो ग्रिप नहीं है, तो फिर उसको बिल्कुल बेसिक से लेके चलना होता है, सारी चीजें बतानी होती है, इसमें टाइम लगता है। इसलिए मैं अपना बैच रिजल्ट से पहले अनाउंस कर देता हूँ। तो ये हमारा अगर फॉर एग्जांपल दिसंबर 21 में अटेम्प्ट है तो नवंबर के फर्स्ट वीक में या अक्टूबर के लास्ट वीक में बैच खत्म हो चुका है विद ऑल दिस स्टैंडर्ड्स। बिलाल पीछे के चेक कर लेंगे उसको। सबसे पहले हम एक ऐसी डायग्राम बनाते हैं। ये वो डायग्राम होगी बच्चों जो हमें हर क्लास में हेल्प करेगी, ठीक है? ये वो डायग्राम है जो हमारे हर क्लास में हेल्प करेगी। और वो डायग्राम क्या है? वो डायग्राम है ऑडिट के एलिमेंट्स। तो ये बताएगा ऑडिट के कितने एलिमेंट्स होते हैं? ऑडिट के कितने एलिमेंट्स होते हैं भाई? हाँ जी,
ऑडिट के मेरे पास 5 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है मेरे पास? सबसे पहला एलिमेंट होता है थ्री पार्टी रिलेशनशिप। इस ऑडिट की दुनिया में सबसे पहले मेरे पास कौन आया हुआ है? इस दुनिया में सबसे पहले शेयर होल्डर या फिर यूजर है। उसके बाद उसने किसको अपॉइंट किया है? मैनेजमेंट को अपॉइंट किया है। और फिर शेयर होल्डर ने किसको अपॉइंट किया है? शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया है किस चीज को प्यारे बच्चों? ऑडिटर्स को। तो यहाँ तक बात समझ आती है। तो मेरी ऑडिट की दुनिया में 3 लोग हैं, एक शेयर होल्डर है, एक मैनेजमेंट है और एक ऑडिटर। उसके बाद जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है? वो एक अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी ना किसी बेसिस पे होंगे। उस बेसिस को हम क्या कहते हैं? आईएफआर। अगर पाकिस्तान में तो एफ किस बेसिस पे बनेंगे? आईएफआरएस के बेसिस पे बनेंगे। तो ये तो मैनेजमेंट ने काम कर लिया। मैनेजमेंट ने क्या बना लिया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया इन अकॉर्डेंस में आईएफआरएस। ऑडिटर का काम क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑडिटर का काम होगा कि उसने उसके ऊपर क्या ऑब्टेन करना है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाकई में आईएफआरएस के हिसाब से है या नहीं। और फिर उसके बाद आखिरी चीज वो क्या करेगा प्यारे बच्चों? आखिरी चीज वो करेगा, कोई ना कोई रिपोर्ट देगा या कोई ना कोई ओपिनियन देगा। अगर उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो वो कहेगा इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। ये मेरे पास ऑडिट के 5 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ये 5 एलिमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप किसी भी आइजा को देख लेंगे, उस आइजा के अंदर यही चीजें कवर होती हैं। आप किसी भी आइजाज को देख लेंगे, उन आइजाज के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी बिकॉज ये ऑडिट के 5 एलिमेंट्स है। आप कह सकते हैं ये ऑडिट का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक स्टैंडर्ड ट्री जिसका नाम है आइजा 550 रिलेटेड पार्टी, सही है? तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आरपी की ट्रांजैक्शन को क्या करना है? उसने डिस्क्लोज करना है। क्यों? बिकॉज किसकी रिक्वायरमेंट है? आईएस 24। एज एन ऑडिटर आपने क्या करना है? आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि क्या वाकई में सारी की सारी आरपी मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज कर दी है कि नहीं कर दी। और अगर आपको लगता है हाँ जी आइडेंटिफाई अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज कर दी, तो फिर आप कौन सा ओपिनियन देंगे? आप एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे होंगे। कि यहाँ तक बात समझ आती है? आप इसकी जगह आइजा 560 लिख लें। आइजा 560 क्या था? सॉरी, इसकी जगह आप लिख लें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आइजा है, आइजा 560। ये कौन सा आइजा है भाई? आइजा 560 कौन सा आइजा है? सब्सिक्वेंट इवेंट। तो सब्सिक्वेंट इवेंट क्यों आया इस दुनिया में? इसलिए आया बिकॉज एक आईएफआरएस मौजूद है और उस आईएफआरएस का नाम क्या है? आईएस 10, जो कि कहते हैं बैलेंस शीट डेट के बाद आपने क्या करना है? इवेंट्स आइडेंटिफाई। तो बैलेंस शीट डेट के बाद अगर इवेंट्स आइडेंटिफाई करने तो वो किसकी जिम्मेदारी है? वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या मैनेजमेंट ने सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज कर दिया कि नहीं कर दिया? और अगर कर दिया है तो फिर वो एक ओपिनियन दे देगा, इसका नाम क्या है? अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अगर नहीं दिया तो वो ओपिनियन को क्या कर देगा? मॉडिफाई कर देगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है आप सबके? मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, उसको जल्दी से नोट करना। बिलाल पीछे चेक कर लोगे? चले जी।
मुझे एक बात बताएं, ऑडिट रिस्क क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज ऑडिट रिस्क? हम प्लानिंग फेज में आ चुके हैं, और प्लानिंग फेज में हम आके कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं अभी? सबसे पहला प्लानिंग का स्टैंडर्ड कौन सा? आईएसओ 315 ऑडिट रिस्क। तो ये मुझे बताएगा ऑडिट रिस्क क्या होता है? एक एक आंसर आया है, व्हाट इज ऑडिट रिस्क? कि इस चीज के कितने चांसेस हैं कि हमारा ओपिनियन क्या हो जाए? इनएप्रोप्रिएट हो जाए। तो अगर मैं ये कॉन्सेप्ट कैरी करूंगा, और अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की आपको लॉजिक और लिंकिंग नहीं बताऊंगा, तो हम लोग कभी भी एक चीज नहीं कर सकेंगे। क्या चीज नहीं कर सकेंगे? हम ड्राफ्टिंग नहीं कर सकेंगे, और इसी चीज को हम आज हम प्रूव करेंगे, ठीक है? तो आपने कहा कि जी मैं कौन सा ओपिनियन दे दूं? मैं एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दूं। बिल्कुल सही बात बोली इस बच्चे ने कि हमारे 315 में ऑडिट की डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि जी हमारे पास एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन कहीं ऑडिटर एक्सप्रेस ना कर दे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आप कभी भी सवाल जो मेरे पास 24-25 नंबर का आता है, पहला सवाल कि आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द ऑडिट रिस्क इन द अबव सिनेरियो एंड ड्राफ्ट द की ऑडिट प्रोसीजर, मैं वो कभी भी नहीं कर सकूंगा जब तक मुझे इस डेफिनेशन की लॉजिक, लिंकिंग और ड्राफ्टिंग टेक्निक नहीं पता होगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? कोई और मुझे बताएगा व्हाट इज ऑडिट रिस्क? इस ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करें? अब अगला सवाल, चले अगर ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन में ये भी रखता हूं, अच्छा ऑडिट रिस्क है क्या प्यारे बच्चों? मैं कोई पौने घंटे बाद बताऊंगा, सही है? ऑडिट रिस्क है क्या मैं आपको कब बताऊंगा? पौने घंटे बाद बताऊंगा, ताकि हमें एक चीज समझ में आ जाए कि हमें ड्रॉप कैसे करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करें? अब अगला सवाल, आप कौन सा कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं? हाँ, एटलस होंडा का ऑडिट कर रहे हैं। तो क्या एटलस होंडा में कोई रिस्क है? कोई ऑडिट रिस्क आपने आइडेंटिफाई करा? क्या रिस्क आइडेंटिफाई किया? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, जबरदस्त। और इसके अलावा? अच्छा, और इसके अलावा? फिलहाल फिलहाल यही ऑडिट रिस्क है। अच्छा, तो एटलस होंडा का ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन क्या क्या रिस्क हो सकता है? उन्होंने कुछ रिस्क बताया। द पॉइंट इज कि मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करूं? मेरा पहला सवाल कि अगर मैं जिस कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं, तो मैं उनके ऊपर क्या क्या रिस्क हो सकता है उसको आइडेंटिफाई कैसे करूं? सबसे पहला सवाल। जबरदस्त, उससे हमें पता चलता है। हमेशा याद रखेगा प्यारे बच्चों, आइजा 315 का पहला ऑब्जेक्टिव, मैं हमेशा आपसे किस तरीके से बात करूंगा? मैं आइजा का नाम लूंगा और उस आइजा के ऑब्जेक्टिव आपसे डिस्कस करूंगा। आइजा 315 का पहला ऑब्जेक्टिव, हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑडिट रिस्क। पहला ऑब्जेक्टिव कि जी मैंने रिस्क को क्या करना है? मैंने ऑडिट रिस्क को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव 1। मैंने ऑडिट रिस्क को प्यारे बच्चों क्या करना है? मैंने ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है कि मैंने ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई। अब सवाल ये है प्यारे बच्चों के, अच्छा अगर आप अगले आधा पौना घंटा सुकून से सुनेंगे ना, तो उसके बेसिस पे मेरी अगले जो 5 6 8 क्लासेस होनी है ऑडिट की, वो पूरी अच्छी होंगी अगर आपने आधा पौना घंटा अच्छे सुन लिया। मैं ऑडिट रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ? स्टैंडर्ड कहता है आप एक काम करें, ऑब्टेन करें एन अंडरस्टैंडिंग। और किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ले प्यारे बच्चे? सबसे पहले किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ले? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ले आप किस चीज की? एनवायरमेंट की। सुनिएगा मेरी बात को, कि आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एटलस होंडा का ऑडिट कर रहे हैं, गाड़ियां बनाती है, गाड़ियां बनाती है, तो आपने कभी भी एटलस होंडा की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेनी है। सबसे पहले आपने किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है? कि एटलस होंडा के एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, इस कंपनी के एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, क्या चल सकता है इस कंपनी के एनवायरमेंट में? एटलस होंडा के एनवायरमेंट में क्या चल रहा है? एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेनी, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है? एनवायरमेंट की। तो एनवायरमेंट में क्या चल रहा है प्यारे बच्चों? जबरदस्त। सबसे पहले वो कहता है कि आपने किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है? आपने उस इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ये कौन सी इंडस्ट्री है भाई? ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये कार इंडस्ट्री है, लेट्स से। तो आपने सबसे पहले किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है?
ऑटोमोबाइल और कार इंडस्ट्री की नजर लेंगे। मैडम ऑटोमोबाइल और कार इंडस्ट्री में क्या चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? छेती छेती, ये सबको पता होना चाहिए हमें। ऑटोमोबाइल और कार इंडस्ट्री में से पाकिस्तान में चल क्या रहा है? पूरा फेसबुक भरा हुआ है उस चीज से। मैडम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है प्यारे बच्चों? वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, M20, क्या ये सारे? किसी को आइडिया है इस चीज का? पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 इंडस्ट्री होती थी कार की, और वही गाड़ियां बनाते थे। ये 500 वाले हो गए, ये होंडा वाले हो गए। अब मार्केट में क्या आ रहा है? अब पाकिस्तान की मार्केट में, जल्दी बता दें भाई, पाकिस्तान की मार्केट में कौन आ रहा है? न्यू कॉम्पिटिटर आ रहा है। तो ये बात सबको पता है। हमारी मार्केट में सब कौन एंटर हो रहा है? हमारी मार्केट में इस वक्त न्यू कॉम्पिटिटर एंटर हो रहा है। और इस तरीके से कॉम्पिटिटर एंटर हो रहा है कि वो एक सस्ती गाड़ी, कल्टस 20 लाख की कोई नहीं खरीदेगा अगर आपको एक अच्छी गाड़ी 25 लाख की मिल जाएगी। अगर आपको एक अच्छी कंपनी की गाड़ी अगर आपको 25 लाख की मिल जाएगी, कल्टस अब 20 लाख की कोई भी नहीं खरीदेगा। ये मेरी बात सुनेगा। तो आपने जब इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ली, तो आपने इंडस्ट्री में जाके क्या देखा कि क्या मार्केट में कोई न्यू कॉम्पिटिटर तो नहीं आ गया? क्या उस कॉम्पिटिटर ने कोई न्यू प्रोडक्ट तो लॉन्च नहीं कर लिया? सुनिएगा मेरी बात गौर से। आप एटलस होंडा का ऑडिट कर रहे हैं, आपने कहा भाई कार इंडस्ट्री में तो ठीक ठाक क्या कहते हैं, इंपोर्टेड कार पाकिस्तान में अब इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गई, इनफैक्ट मैन्युफैक्चर होना भी स्टार्ट हो गई है। क्या इसकी वजह से कोई रिस्क हो सकता है? मैंने अंडरस्टैंडिंग की एनवायरमेंट की, क्या मैं कोई ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? हाँ जी बच्चों, अगर मेरे पास एक कंपनी है जो कि गाड़ियां बनाती है और मार्केट में 10 बंदे और आ गए गाड़ियां बनाने के लिए, तो क्या कोई ऑडिट रिस्क हो सकता है प्यारे बच्चों? छेती छेती, क्या सही कह रही है कि एटलस होंडा के पास क्या आ रहे होंगे? एटलस होंडा के पास इन्वेंट्री आ रहा होगा, एटलस होंडा के पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा होगा। तो जो इन्वेंट्री में उसके पास गाड़ियां पड़ी हुई होंगी, क्या वो बिकेंगी? नहीं। अब मार्केट में तो नए कॉम्पोनेंट, इट मीन कंपनी की इन्वेंट्री नहीं बिक रही होगी। जब कंपनी की इन्वेंट्री नहीं बिक रही होगी तो वो क्या हो जाएगी? वो ओल्ड हो जाएगी, वो ऑब्सोलेट हो जाएगी, और शायद क्या हो जाएगी? शायद इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ जाएगी। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? पहले एटलस होंडा अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से, अपने प्लांट एंड मशीनरी से साल की 10,000 गाड़ियां बनाता था। अब साल की 10,000 गाड़ियां नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? बिकॉज डिमांड नहीं होगी मार्केट में। क्यों डिमांड नहीं होगी? बिकॉज न्यू कॉम्पिटिटर ने और न्यू कार मैन्युफैक्चरर्स ने मार्केट में लेटेस्ट प्रोडक्ट कर दिया है। मुझे एक बात बता, जब मेरा प्लांट गाड़ियां ही नहीं बनाएगा तो क्या वैल्यू इन यूज कभी भी उसकी ज्यादा होगी? कॉमन सेंस वाली बात करो। अगर एक एटलस होंडा का प्लांट गाड़ियां ही नहीं बना सकता प्यारे बच्चों, तो क्या उसकी वैल्यू इन यूज कभी भी उसके कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो सकती है? नहीं। एक रिस्क है कि शायद उसकी वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? कैश में वैल्यू यूज कैसे निकालते हैं मैडम? आई स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से वैल्यू यूज कैसे निकालते हैं? सॉरी मैडम, वैल्यू यूज कैसे निकालते हैं? हम फ्यूचर कैश फ्लोज को हम निकालते हैं, हम फ्यूचर कैश फ्लो डिटरमाइन करते हैं। क्या होंडा अभी भी एजम्पशन देगा कि मेरी अगले सालों में 10,000 गाड़ियां बिकेगी? नहीं, अगले सालों में मेरी 4,000 गाड़ियां बिकेगी, 3,000 गाड़ियां बिकेगी। मैं इसको एक एग्जाम्पल से करता हूँ। एक प्लांट है मेरे पास, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। मैंने आज एक इन्वेस्टमेंट करी, कितने की इन्वेस्टमेंट करी? 100 रुपए की। जब मैंने आज एक प्लांट लगाया तो किस बेसिस पे लगाया होगा? इस बेसिस पे लगाया होगा कि पहले साल में 30 रुपए कमाऊंगा इस प्लांट से, दूसरे साल में 30 रुपए कमाऊंगा, तीसरे साल 30 रुपए कमाऊंगा, चौथे साल 30 रुपए कमाऊंगा, और 5वें साल 30 रुपए कमाऊंगा। ओवर द ईयर्स कितने कमाऊंगा? 150 रुपए। इसको मैं डिस्काउंट करूंगा तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? लेट से 125 रुपए आ रही है। तो कंपनी ये इन्वेस्टमेंट कर देगी। क्यों? बिकॉज इस 100 रुपए से जो कैश फ्लोज जनरेट कर रही है, वो कैश फ्लोज इससे ज्यादा जनरेट कर रही है। जहां ये प्लांट खरीदा एटलस होंडा ने, मार्केट में नए कॉम्पिटिटर आ गए। जब मार्केट में नए कॉम्पिटिटर आ गए प्यारे बच्चों, क्या अभी भी एटलस होंडा 30 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकेगी? नहीं। मैं आसानी के लिए लिख रहा हूं, 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, मैंने आसानी के लिए नंबर लिखे। सही है? आप कितने कमा रही है? 80 रुपए। और अगर 80 को मैं डिस्काउंट करूं तो कितना रुपए आएगा मेरे पास? 60। मेरे पास एसिड कैरी कितने पे हो रहा है? 100 रुपए पे। और एसिड से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कितना मिल रहा है मुझे? 60 रुपए। एटलीस्ट 40 रुपए की क्या करनी पड़ जाएगी प्यारे बच्चों? 40 रुपए की क्या करनी पड़ जाएगी?
40 रुपए की इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ जाएगी। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आती है? तो एक जब मुझे पता चलता है कि मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया है, जब मुझे पता चलता है कि जी मार्केट में नए से नए प्रोडक्ट्स वगैरह आ गए, मैं भी एटलस होंडा की अंडरस्टैंडिंग नहीं ले रहा, एटलस होंडा के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ। उससे मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई ना कोई ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है। क्या ये बात आपके समझ आती है प्यारे बच्चों? क्या ये एग्जांपल आपके समझ आती है? तो ये इस तरीके से, तो अगर आप एटलस होंडा को ऑडिट करते हैं तो अब आपने ये देखना होगा कि एटलस होंडा का मार्केट शेयर इस वक्त कितना है, पहले कितना था, और जो नए कॉम्पिटिटर्स आएंगे उनका मार्केट शेयर कितना हो जाएगा। तो इससे गोइंग कंसर्न का भी रिस्क अराइज हो सकता है, इससे एक और रिस्क भी अराइज हो सकता है। किस चीज का? गोइंग कंसर्न। आपने बीच में देखा होगा पार्क सुजुकी लॉस में चली गई थी बीच में, जब रिसेशन वगैरह आए थे तो पार्क सुजुकी किस में चली गई थी? कंप्लीटली लॉस में चली गई थी। और कंप्लीटली लॉस में गई क्यों थी? द रीजन इज पार्क सुजुकी सारे अपने रॉ मटेरियल क्या करता था? इंपोर्ट करता था। सुनिएगा मेरी बात को, और जब रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता था तो डॉलर आपका 100 रुपए से उठ के कहाँ चला गया था? 160 रुपए पे। मतलब वो चीज जो पहले हमने 100 रुपए की पड़ती थी वो अब कितने की पड़ रही है? 160 की। और मार्केट में इतने की बिक नहीं रही थी। सिर्फ इस एक फैक्टर की वजह से, सिर्फ इस एक फैक्टर की वजह से कंपनी किस पे आती है बच्चों? कंपनी ने लॉसेस रिपोर्ट करे। तो आपने सबसे पहले किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी? आपने एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आती है? बेहतरीन हो गया। इस एग्जांपल को नोट करें जल्दी से। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से पढ़ते रहेंगे मेरे साथ तो एक फायदा ये होगा कि जब आप फर्म में काम कर रहे हैं तो आप बड़े आराम से जब भी रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो आप इस तरीके से फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे होंगे और एक अच्छा ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई भी कर रहे होंगे और ड्राफ्ट भी कर रहे होंगे। और वो जो आप फर्म में बैठ के काम कर रहे होंगे वो साइमल्टेनियसली आपकी इस ऑडिट के पर्चे को पास करने के लिए हेल्प कर रहा होगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। अशरद खान, अगर आपका सवाल ये है ना कि आप इंडस्ट्री में, तो प्यारा बच्चा जिस इंडस्ट्री में भी आप है ना, उस देखें हमेशा याद रखिएगा ऑडिट रिस्क हमेशा बाद में आया है। सबसे पहले क्या होता है? हाँ भाई, क्या आपको नहीं लगता कि एटलस होंडा ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया होगा कि जी मार्केट में क्या आने जा रहा है, नए कॉम्पिटिटर आने जा रहे हैं, तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए, हमारी अप्रोच क्या होना चाहिए? तो अगर आप फॉर एग्जांपल एटलस होंडा में अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो ये ऑडिट रिस्क या बिजनेस रिस्क तो आप वहां पे भी बड़े आराम से बैठ के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जिस इंडस्ट्री में भी है, प्लस आप ये ना देखें, अगर आपको ये टेक्निक पता चल जाती है ना प्यारे बच्चों, तो जो आपकी डेली बेसिस पे रिसर्च होगी, जो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, या जो अगर आप बिजनेस रिकॉर्डर वगैरह देखते हैं, एक्सप्रेस ट्राइब्यून देखते हैं, तो वहां चीजें पढ़ के आपको पता चल रहा होगा कि यार इस मार्केट में ये रिस्क अराइज हो सकता है। और मैं आगे जाके भी आपसे बहुत से एग्जाम्पल में डिस्कस करूंगा। तो इसमें ये नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडस्ट्री में कर रहे हैं तो जी आपको बस वो एक दो लिमिटेड नॉलेज होगी जो फॉर्म कर रहे हैं उससे ज्यादा हो रही है। इट्स अप टू यू कि आप जितनी ज्यादा रिसर्च करेंगे, जितना ज्यादा डेली बेसिस पे अपडेट रहेंगे, उतने ज्यादा आप आराम से रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वो गाइडेंस प्यारे बच्चों इंशाल्लाह क्लास में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओसामा, ये फ्यूचर कैश फ्लोज बन रहे हैं 80 रुपए के। मैंने इसको डिस्काउंट किया किसी परसेंटेज से, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू उसकी 60 बनेगी।
किरण मैं थोड़ी देर में देता हूँ बेटा, थोड़ी देर में देता हूँ। और हम बहुत से हम क्या करते हैं अभी बैठ के इसको डिस्कस करते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है भाई? अच्छा, तो आपने सबसे पहले किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी? आपने आपने एनवायरनमेंट में देखना होगा, क्योंकि उस कंपनी का कभी भी आपने नहीं देखना, कंपनी के एनवायरनमेंट में देखना है कि एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑडिट कर रहा था एक टेक्सटाइल कंपनी का, और यह बात बता रहा हूँ मैं आज से 2 साल पुरानी, आज तो हालात बहुत सही है, मैं आज से 2 साल पहले टेक्सटाइल को ऑडिट कर रहा था। आपको पता है जब मैंने टेक्सटाइल, मैंने सबसे पहली चीज क्या देखी, ये फॉरेन करेंसी वगैरह तो बाद में आती है, मैंने सबसे पहले चीज देखी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। पता चला टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये चल रहा है, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, इनका टेक्सटाइल का प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा यूज हो रहा है बनिस्बत पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर। तो अगर आप मार्केट में जाके देखते हो, हमने देखा कि चाइना के प्रोडक्ट ज्यादा यूज हो रहे हैं, इंडिया का टेक्सटाइल फैब्रिक ज्यादा अच्छा है, बांग्लादेश का टेक्सटाइल फैब्रिक ज्यादा अच्छा है, पाकिस्तान का टेक्सटाइल लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। जब ये एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हुआ क्या, बहुत सी टेक्सटाइल कंपनीज की प्यारे बच्चों क्या हो गई, क्यों बैंकरप्ट हो गई? रीजन है बिकॉज जो प्लांट उन्होंने अरबों रुपए का खरीदा हुआ था, उस अरबों रुपए के प्लांट के अगेंस्ट में वो सफिशिएंट कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रहे थे। वो जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट भी बना रहे थे, वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। और जब एक्सपोर्ट नहीं कर, ये जो बाद में सर्वाइव करी है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्यों सर्वाइव करी है? बिकॉज जिस जमाने में बैंक हुए थे, उस जमाने में डॉलर कितने रुपए का था? 100 रुपए का। और आज डॉलर कितने रुपए का हो गया है? 60% जीपी मार्जिन बढ़ रहा था मेरा, सिर्फ कौन से फैक्टर की वजह से? डॉलर के चेंज होने की वजह से। तो उस जमाने में जब मेरा डॉलर की प्राइस भी कम थी, एक्सपोर्ट की प्राइस मुझे बहुत कम मिल रही थी, तो उसमें सारे एक्सपेंडिचर मेरे इनकर्ड नहीं हो पा रहे थे। दिस वाज द रीजन कि मेरा पूरा टेक्सटाइल एक जमाने में क्या हो चुका था, बैंक करप्ट हो चुका था, या फिर मूव कर चुका था चाइना इंडिया। क्यों? बिकॉज पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो बन रहे थे वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे थे। बिकॉज जितनी भी यूरोपियन यूनियन थी, वो कौन से प्रोडक्ट खरीद रहे थे? वो चाइना का प्रोडक्ट खरीद रही थी, वो इंडिया का प्रोडक्ट खरीद रही थी, वो बांग्लादेश का प्रोडक्ट खरीद रही थी। क्या यहाँ पे बात समझ आती है? तो इन फैक्टर्स की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से भी कोई ना कोई आपको ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है। जब आपने एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले ली, जब आपने एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले ली, तो एनवायरनमेंट में सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग आपने किस चीज के लिए प्यारे बच्चों? इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री के बाद आपने किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है? आपने रेगुलेशंस की अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि इस कंपनी के ऊपर कौन कौन सी रेगुलेशन अप्लाई हो रही है। और जब तक आपको रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता होगा, आप कभी भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आप हाइपर स्टार का ऑडिट कर रहे हैं, व्हाट इज द ऑडिट रिस्क? हाइपर स्टार के ऊपर या जितने भी शॉपिंग मॉल्स है पाकिस्तान में, उनके ऊपर एक रेगुलेशन है। क्या रेगुलेशन है? हाँ जी, बच्चों जल्दी है यार। जितने भी मॉल्स वगैरह उसके ऊपर एक रेगुलेशन पास की गई है। सर कोविड की वजह से इन सारे मॉल्स में क्या लग गया था? लॉकडाउन लग गया था। हाइपर स्टार, ओशन मॉल, जितने भी मॉल्स हैं सबके ऊपर क्या लग चुका था? लॉकडाउन लग गया था। जब बहुत ज्यादा हालात खराब थे तो कहते थे कि आप मॉल्स वगैरह, और आपको याद हो पिछले साल 3-3 महीने तक मॉल्स क्या थे बंद। अब मैं आपसे बात करता हूँ, हाइपर स्टार की एक पूरी बिल्डिंग है ना, कितने की है? नेट से 10 अरब रुपए की। सुनिए, 10 अरब की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग जो मैंने 10 अरब की बनाई हाइपर स्टार वालों ने, इससे पैसा कैसे कमाएंगे? जल्दी बताओ। रेंट से। अगर 3 महीने, 6 महीने, साल आपके मॉल बंद रहेंगे, तो क्या मैं इस मॉल से सफिशिएंट कैश फ्लो जनरेट कर सकूंगा? मैं कभी भी मैंने एक जगह तो बना ली, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं मॉल तो, जब मॉल ही नहीं खोल रहा तो क्या कोई मुझे रेंट पे करेगा? और जब रेंट पे नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली इस बिल्डिंग की वैल्यू न्यूज क्या हो जाएगी? इस बिल्डिंग की वैल्यू न्यूज का। तो जब मैं हाइपर स्टार का ऑडिट कर रहा था, तो मैंने हाइपर स्टार में सबसे पहले एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं ली, मैंने किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ली? मैंने एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली। मैंने एनवायरनमेंट में सबसे पहले जाके देखा इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो अगर आप हाइपर स्टार के सामने देखें तो बहरिया वाले एक नया टावर बना रहे हैं, एक और शॉपिंग मॉल बना रहे हैं। तो मैंने कहा भाई इसी प्रेमिसिस में एक नया कॉम्पिटिटर ऐड होने वाला है, प्लस
रेगुलेशन ऐसी है कि जी क्या लग चुका है मॉल्स वगैरह में, लॉकडाउन लग चुका है। जब लॉकडाउन लग चुका है तो जी ये लोग तो रेंटल इनकम अर्न, जब रेंटल इनकम ही अर्न नहीं कर सकेंगे तो जो मेरे पास बिल्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट 10 अरब रुपए का आ रहा है, शायद इसकी रिकवेबल अमाउंट या वैल्यू न्यूज क्या हो जाएगी। क्या आप कोई मॉल में दुकान खरीदेंगे? क्यों? दुकान खरीद के करूंगा जब लॉन्ग तो इट मीन उसकी फेयर वैल्यू भी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। उसकी वैल्यू न्यूज भी क्या होती रहेगी, रिकवेबल अमाउंट शायद मेरी कैरिंग अमाउंट से क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, कम हो जाएगी। क्या यहाँ तक बात समझ आता है? तो आपने सबसे पहले किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इंडस्ट्री की। उसके बाद आपने किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, रेगुलेशंस की। और जब आप रेगुलेशंस की अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो उसके बाद आप कोई ना कोई ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इस एग्जाम्पल को नोट करें जल्दी से। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो मैंने सबसे पहले किसका किसका ऑडिट करना है, मैंने सबसे पहले एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है कि एनवायरनमेंट में कोई इंडस्ट्री में कोई नया कॉम्पिटिटर तो नहीं आ गया, कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं आ गया, कोई रेगुलेशन चेंज तो नहीं होगी। मैं आप में से किसी ने भी रिफाइनरीज का नाम सुना है? पाकिस्तान रिफाइनरी नेशनल, इनका बिजनेस क्या होता है? हाँ, मेरे पास ऑयल क्या हो रहा होता है, ऑयल इंपोर्ट होता है और इंपोर्ट होके कहाँ जाता है, रिफाइनरी में, और फिर रिफाइंड होके सारे प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, पेट्रोल बन गया, कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, सही है? अच्छा, और ठीक ठाक पाकिस्तान में रिफाइनरीज है और रिफाइनरीज ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की हुई है। इसका नाम सुना है? एलएनजी सुना हुआ है बच्चों ने? पाकिस्तान में अक्सर न्यूज चल रही है ना एलएनजी के ऊपर, हम एलएनजी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कतर से एलएनजी इंपोर्ट कर रहे हैं। देयर वाज अ चेंज इन रेगुलेशन, जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम अब से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे? बिकॉज वो काफी महंगा पड़ रहा है। हम क्या इंपोर्ट करेंगे? हम एलएनजी इंपोर्ट करेंगे। और जब हम एलएनजी इंपोर्ट करेंगे तो मुझे बताइए, जो रिफाइनरी बैठी हुई है, ये रिफाइनरी करती क्या थी? ऑयल इनका नहीं होता था ना, प्रोडक्ट इनका होता है। ये बीच में क्या चार्ज करते थे सिर्फ? जल्दी बता दे भाई, बीच में क्या चार्ज करते थे? कमीशन के। भाई आप अपना ऑयल मंगाओ, मैं उसको क्या करूंगा, रिफाइन करूंगा और आपको ये प्रोडक्ट आपको सेल कर दूंगा। बीच में ये क्या चार्ज करते थे? क्या कोई अब ऑयल इंपोर्ट कर रहा है? नहीं। अब कोई भी पाकिस्तान में ऑयल इंपोर्ट या ऑयल की इंपोर्ट क्या हो चुकी है, जब ऑयल की इंपोर्ट कम हो चुकी है तो इनकी कमीशन इनकम भी क्या हो चुकी है, कम। जब इनकी कमीशन इनकम भी कम हो चुकी है तो जो इतनी बड़ी बड़ी रिफाइनरी लगी हुई थी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर, क्या ये सफिशिएंट कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे हो? प्यारे बच्चों, ये सफिशिएंट कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रहे। आप किसी भी रिफाइनरी कंपनी के एफएस जाके देखिएगा, कोई कंसर्न के मसले में रिफाइनरीज किस में जा चुकी है, हमारी हमारी लॉसेस में जा चुकी है। प्लांट फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा मैडम? तो ऑयल ही नहीं आ रहा। जब ऑयल इंपोर्ट ही नहीं कर रहा तो पहले तो वो दिन के 100 बैरल 200 बैरल 300 बैरल इंपोर्ट होते थे, वो प्लांट चलता था। अब तो वो प्लांट उनका चल ही नहीं रहा, बिकॉज पाकिस्तान में रेगुलेशन चेंज हुई। और क्या चेंज हो गई कि जब ऑयल में डिपेंडेंसी कम कर देंगे, हम क्या इंपोर्ट करेंगे, हम एलएनजीज को इंपोर्ट करेंगे, हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट करेंगे। तो जस्ट का चेंज इन रेगुलेशन आपकी कंपनीज में कोई ना कोई ऑडिट रिस्क अराइज हो सकता है। प्यारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है आपके? अच्छा जी। तो आपने सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग किस चीज की ली, एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद अब मैं किसके ऊपर आऊंगा प्यारे बच्चों, अब मैं किसके ऊपर आऊंगा, अब मैं एनडीटी के ऊपर आऊंगा, अब मैं एटलस होंडा के ऊपर आऊंगा, अब मैं पाकिस्तान रिफाइनरी पे आऊंगा। पहले क्या करूंगा, पहले उनके एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग होगा। जब मैं एंटिटी के ऊपर आऊंगा प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम मुझे उस एंटिटी की नेचर और, हाँ भाई, ऑपरेशन समझ। अब जाके मुझे क्या समझने पड़ेंगे, उसके नेचर ऑफ द एंटिटी एंड ऑपरेशन। कि भाई एटलस होंडा है तो इंपोर्ट करती है, तो जब इंपोर्ट करती है तो एक रिस्क है कि जी शायद उसने फॉरेन करेंसी सही यूज नहीं करी होगी, शायद उसने करेंसी रेट को सही ट्रांसलेट नहीं किया होगा। तो अगला काम जाके मैं क्या करूंगा, अगला काम जाके मैं करूंगा, मैं उस कंपनी के नेचर और ऑपरेशंस को समझने की कोशिश करूंगा। अगर एक कंपनी है जो कि अपने एसेट को लीज पे देती है, क्या रिस्क हो सकता है? भाई नेचर ऑपरेशन हो सकता है ना कि कंपनी वो अपने एसेट क्या देती है, लीज पे देती है। क्या रिस्क हो सकता है बच्चों? एक कंपनी है अपने
एसेट्स को लीज पे दे दिए प्यारे बच्चों, क्या रिस्क हो सकता है? उसके नेचर एंड ऑपरेशन आप क्या और रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं? भाई क्या पता वो ऑपरेटिंग लीज हो, क्या पता वो फाइनेंस लीज हो। तो जब तक आपको नेचर एंड एटलस होंडा वाले क्या करते हैं, गाड़ी भी बेचते हैं, नहीं गाड़ी भी बेचते हैं, साथ में वारंटी भी देते हैं और साथ में फ्री सर्विसेज भी देते हैं। तो जहां एटलस होंडा वाले गाड़ी भी दे रहे हैं, ये नेचर ऑफ दी एंटिटी, तो क्या ऑडिट रिस्क हो सकता है इससे? क्यों? बिकॉज एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जहां एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो रिस्क है कि मैनेजमेंट ने शायद रेवेन्यू सही रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो अगला काम किस चीज का होता है? अगला काम होता है आपने क्या करना होता है। फॉर मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल समझाता हूँ। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एक बैंक है, क्या दोनों के ऑपरेशन अलग है प्यारे बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा दो रिस्क होंगे, कौन से? पीपी और इन्वेंट्री। क्या बैंक में भी ये रिस्क होंगे पीपी के ऊपर? नहीं, बैंक का तो ऑपरेशंस कोई चीज मैन्युफैक्चर करना नहीं है। बैंक में किस चीज के रिस्क होंगे? इंटरेस्ट इनकम। किस चीज के रिस्क होंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो जो कि ऑपरेशन चेंज है तो मेरे ऑडिट रिस्क भी क्या हो रहे होंगे? चेंज हो रहे होंगे। प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, मैं अगेन आपसे एक चीज रिपीट कर दूं। हम अभी क्या पढ़ हम ऑडिट रिस्क नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि ऑडिट रिस्क किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आती है? सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा? एनवायरमेंट में इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, रेगुलेशन की। अगला काम क्या करना होगा? एंटिटी, और एंटिटी में किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी? नेचर, और आगे बहुत सी चीजें अभी सारी नहीं पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, जहां हमने ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, जहां हमने ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, बड़े गौर से सुनिएगा। ऐसा कहता है जहां आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, तो रिस्क मेरे पास दो लेवल पे होता है। एक तो होता है एफएस लेवल, जल्दी, और दूसरा मेरे पास कौन सा लेवल होता है? एजर्शन लेवल। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? एक मेरे पास रिस्क होता है कौन सा? एफएस लेवल का, और दूसरा रिस्क मेरे पास कौन सा लेवल का होता है? एजर्शन लेवल का। क्या फर्क है दोनों में भाई? कोई बताएगा भाई क्या फर्क है दोनों में? एफएस लेवल और एजर्शन लेवल, प्यारे बच्चों क्या फर्क है? हाँ, जबरदस्त। फॉर एग्जांपल, फॉर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है आपको, ये एफएस लेवल का रिस्क है कि एजर्शन लेवल का रिस्क है? ये क्यों? मैनेजमेंट अगर इंटेग्रिटी पे डाउट है तो उसने पीपी में भी मसला किया होगा, उसने इन्वेंट्री में भी किया होगा, उसने अकाउंट रिसीवेबल में भी किया होगा, उसने अकाउंट पेबल में भी किया होगा, उसने कैश एंड बैंक में भी किया होगा। नए कॉम्पिटिटर के आने की वजह से शायद एटलस होंडा की इन्वेंट्री नहीं बिकेगी। ये कौन सा लेवल का रिस्क है? ये एफएस लेवल का? नहीं, कौन सा लेवल का रिस्क है? ये एसर्शन लेवल का है, बिकॉज नए कॉम्पिटिटर की आने की वजह से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का मसला है। हमेशा याद रखेगा एसर्शन लेवल क्या होता है, या तो कोई बैलेंस शीट का आइटम होगा, या कोई बैलेंस शीट में मेरे पास कौन सी एसर्शंस होती है प्यारे बच्चों? बैलेंस शीट में कौन से आइटम्स होते हैं? पीपी, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, कैश एंड, ये सारी चीजें होती है। सही है? इन बैलेंस शीट आइटम में मेरे पास एसर्शंस कौन सी होती है? इन बैलेंस शीट आइटम्स में मेरे पास एसर्शंस होती है एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड वैल्यूएशन। और जो मेरे पास पीएनएल होता है, जिसमें मेरे पास क्या क्या आ रहा होता है? रेवेन्यू आ रहा होता है, परचेज आ रहा होता है, एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं। इनमें मेरे पास कौन कौन सी एसर्शन होती है प्यारे बच्चों? पे मेरे पास एसर्शन होती है अकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आती है? मैं वापस से रिपीट कर दूं। अगर मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आता है और मुझे लगता है कि इसकी वजह से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कोई मसला हो सकता है, कोई ऑडिट रिस्क हो सकता है, तो पीपी की एग्जिस्टेंस का मसला नहीं होगा। पीपी तो एग्जिस्ट कर रहा होगा। पीपी की कंप्लीटनेस का भी मसला नहीं होगा कि एक से दो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो जाएंगे। पीपी के राइट, ये एसेट तो आप ही का राइट है, इसका बट किस चीज का मसला आ जाएगा? वैल्यूएशन का मसला आ जाएगा। वैल्यूएशन का मसला क्या आएगा? कि शायद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को आपने सही रिकॉर्ड नहीं किया होगा, उसके केस इम्पेयरमेंट आपने सही रिकॉर्ड नहीं की होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि एक ऐसी कंपनी जिसपे आपको एक ऐसा इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपको लगता है कि उसकी इन्वेंट्री का मसला है, एटलस होंडा, जी आपको लगता है कि उसकी इन्वेंट्री तो अब
नहीं बिकेगी। जब इन्वेंट्री नहीं बिकेगी तो इसका ये मतलब नहीं कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, इसका ये मतलब नहीं कि इन्वेंट्री कंप्लीट नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि इस इन्वेंट्री के ऊपर आपका राइट नहीं। किस चीज का मसला है? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का मसला है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो हमारे पास रिस्क होते हैं दो लेवल पे, एक होता है एफएस लेवल, दूसरा होता है एजर्शन लेवल। क्या यहाँ तक हम सारे क्लियर है? हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम मैंने क्या करा, मैंने अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद मैंने क्या करा, उसको लिंक कर दिया या तो एजर्शन लेवल पे या फिर एफएस लेवल पे। क्या यहाँ तक बात समझ आती? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एटलस होंडा कहती है कि मैं गाड़ी बेचती भी हूँ, फ्री सर्विस भी देती हूँ और वारंटी भी देती हूँ, तो मैं कहूंगा रिस्क है कौन सा इस चीज की वजह से परचेजेस में मसला नहीं है, इसकी वजह से पीपी में मसला नहीं है, इसकी वजह से कहाँ मसला हो सकता है? रेवेन्यू में, रेवेन्यू की किसी ना किसी एजर्शन पे मसला हो सकता है। तो कौन सा लेवल का रिस्क है प्यारे बच्चों? ये मेरा एजर्शन लेवल का रिस्क है। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आती है प्यारे बच्चों? तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कुछ रिस्क होते हैं जो कैंपस लेवल पे होते हैं, कुछ रिस्क होते हैं हमारे पास, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हमारे पास जो पेपर में सवाल आते हैं ना प्यारे बच्चों, वो सवाल आते हैं कि मुझे रिस्क बताएं और उस रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर बताएं। अगर आपने रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए आपको ये नहीं पता कि रिस्क कौन से लेवल का है और अगर एजर्शन लेवल का है तो कौन सी एजर्शन लेवल का है, आप कभी भी उसके प्रोसीजर्स नहीं बता सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल पीपी की एग्जिस्टेंस का प्रोसीजर अलग है, पीपी की कंप्लीटनेस का प्रोसीजर अलग है, पीपी के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का प्रोसीजर अलग है और पीपी के वैल्यूएशन का प्रोसीजर अलग है। जब तक मेरा रिस्क सही एग्जर्शन लेवल पे नहीं होगा उस रिस्क के अगेंस्ट आप प्रोसीजर नहीं लिखेंगे। बच्चा करता क्या है? बच्चा कहता है इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट का रिस्क है, और प्रोसीजर क्या करता है कि जी इन्वेंट्री को काउंट कर लो। तो रिस्क मेरे अलग लेवल का है, प्रोसीजर्स मेरे अलग लेवल का है। तो प्यारे बच्चों इस बेसिस पे आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है प्यारे बच्चों? अच्छा, जिसको नोट करें जल्दी से, छेती छेती। एक काम करते हैं, ये बोर्ड मिटा के मैं एक अच्छी सी डायग्राम बनाता हूँ। हमने थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट ले लिए, सही है? कॉन्सेप्ट किस चीज के लिए? कि भाई हम एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करती है, हमने एंटिटी की, और इन अंडरस्टैंडिंग से हम कोई ना कोई ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस रिस्क को हमने लिंक करना होता है या तो एफएस लेवल पे या एजर्शन लेवल। क्यों करना होता है इसको भी थोड़ा बहुत हमने समझाया। मैं आपके सामने एक चीज कह रहा हूँ कि अगर 1 घंटा पढ़ने के बाद भी हमने ऑडिट रिस्क कभी नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ सिर्फ आपसे कुछ कैजुअल बातें करी, आपने एक क्लाइंट का नाम बताया, मैंने आपको उसके ऊपर कुछ रिस्क बता दिया। हमने एक काम ये करना है कि जी कुछ इलस्ट्रेशन है हमारे पास, हम उस इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं और बेस्ड ऑन दैट इलस्ट्रेशन हम कोशिश करते हैं कि हम क्या करें। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द ऑडिट रिस्क इन द अबव सिचुएशन। तो हम एक काम करते हैं, हम पूरी क्लास बैठ के जो पहला पॉइंट आ रहा है, जो पहला पॉइंट आ रहा है, हम सिर्फ उसको रेट करेंगे। द कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, the trading condition has been very difficult in the current year, resulting in a reduction in revenue as compared to। सुनिएगा सवाल में क्या लिखा है, कंपनी की ट्रेडिंग कंडीशन बहुत ही डिफिकल्ट है और रेवेन्यू जो है वो पिछले साल से काफी मजीद कम हो गया। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन पर नीचे और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ एक बुलेट पढ़ना है। सवाल की रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द ऑडिट रिस्क इन द अबव सिनेरियो। द पॉइंट इज, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, अगर ऑडिट रिस्क का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, आयजा जो बातें करी है उसको हमने उर्दू में ट्रांसलेट नहीं करा, इसको समझा है प्रैक्टिकली किस तरीके से इन्फॉर्मेशन से मैं ऑडिट के रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है 5 मिनट एक अच्छा सा ऑडिट रिस्क मुझे ड्राफ्ट करके दिखा दो, एक अच्छा सा ऑडिट रिस्क ड्राफ्ट करके दिखा दो, छेती छेती।
ऑनलाइन वालों कुछ आंसर लिखा प्यारे बच्चों आप लोगों ने? अच्छा जी, बात सुने सर, अगला चैलेंज क्या है? अगला चैलेंज ये कि सर समझ में आ रहा है क्या रिस्क है, लेकिन अब उसको आपने क्या लिखा दोस्त? आपने 4 रिस्क लिखे। आपने कहा देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न assumption, रिस्क ऑफ ऑब्सोलीट इन इन्वेंट्री। ये आप लोगों ने लिखा, ये आंसर सही नहीं है। मैडम आपने देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये भी सही नहीं लिखा। मेरी बात सुनेगा प्यारे बच्चों, अब जो मैं चीज आपको समझाने की कोशिश कर, ये ध्यान में रखिएगा कि हमने अब से पौना घंटा पढ़ाया प्यारे बच्चों। हमने 2:30 बजे ऑडिटर्स पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने शुरू का 1 घंटा कोर्स के बारे में और सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। अब हमने कोई पौना घंटा पढ़ना स्टार्ट किया। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब तक आपको स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा आप ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते। पहली चीज जो मैंने आपको रीजन फॉर फेलियर बताया। दूसरी चीज, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि जी इसकी लॉजिक क्या है या इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप कभी भी एक अच्छा आंसर ड्राफ्ट नहीं कर सकते। बिलाल उसको देखोगे पीछे। फॉर एग्जाम्पल, सवाल में क्या लिखा हुआ है? जल्दी बता दे भाई, सवाल में क्या लिखा हुआ है? ट्रेडिंग कंडीशन। हाँ भाई, ट्रेडिंग कंडीशन क्या है? डिफिकल्ट है। और कंपनी का रेवेन्यू क्या कर रहा है? डिक्लाइन कर रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? कंपनी का ट्रेडिंग कंडीशन बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है, और रेवेन्यू क्या कर रहा है? डिक्लाइन कर रहा है। ये ऑडिट रिस्क नहीं है प्यारे बच्चों, ये सुने मेरी बात, ये ऑडिट रिस्क नहीं है। अगर आप करें तो ऑडिट रिस्क इसकी जो रेवेन्यू का मसला है, ये रिस्क नहीं है। ये आपके पास क्या है? ये जो आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं ना प्यारे बच्चों, एनवायरमेंट की, एंटिटी के, आगे जाके और देखेंगे, ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? ये सारे के सारे आपके पास कहलाते हैं रिस्क फैक्टर्स। ये रिस्क को आइडेंटिफाई करने के क्या है? ये फैक्टर्स है। इनकी वजह से कोई ना कोई ऑडिट रिस्क अराइज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ट्रेडिंग कंडीशन मुश्किल है और इसकी वजह से रेवेन्यू क्या हुआ है? कम हुआ है। ये ऑडिट रिस्क नहीं है, ये क्या है? रिस्क है। इसकी वजह से रिस्क हो सकता है, तभी मैं अपने आंसर में कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं? देयरफॉर। कि ट्रेडिंग कंडीशन मुश्किल है, रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहा है, देयरफॉर इसकी वजह से एक रिस्क है। किस चीज का रिस्क है? देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ। कंपनी कौन सी है? मैन्युफैक्चरिंग। इट मींस एफएस में क्या आ रहा होगा? जल्दी बताएं भाई, एफएस में क्या आ रहा होगा? पीपी आ रहा होगा। एफएस में क्या आ रहा होगा? इन्वेंट्री आ रहा होगा। मैंने कहा देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। ये आपने भी लिखा, ये मैंने भी लिखा। बट आपने, सवाल की रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द ऑडिट रिस्क। आपने ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया अपने आंसर में। आपने क्या लिखा? आपने भी यही चीज लिखी और आपने कहा देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। ये आंसर नहीं है प्यारे बच्चों, मेरी बात सुने। इन्वेंट्री की कौन सी एजर्शन में मसला है? क्या क्या ट्रेडिंग कंडीशन खराब होने की वजह से इन्वेंट्री गायब हो जाएगी आपकी? क्या उस इन्वेंट्री पे आपका राइट खत्म हो जाएगा? किस चीज का मसला है? वैल्यूएशन। तो मैंने कहा किस चीज का मसला भाई? देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया? वैल्यूएशन। अभी भी मेरा ऑडिट रिस्क ड्राफ्ट नहीं हुआ है प्यारे बच्चों, सुनिएगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज, हाँ भाई, व्हाट इज ऑडिट रिस्क? ये सवाल है कि अगर अब मुझे ये पता चल जाए कि ऑडिट रिस्क है क्या, तो अब मैं आंसर ड्राफ्ट कर सकता हूं। आपने क्या जवाब दिया था? ओपिनियन क्या हो? इनएप्रोप्रिएट। आपकी ओपिनियन होती क्या है?
नहीं, आप ओपिनियन क्या देते हैं? मैं ओपिनियन क्या देता हूँ भाई? मैं ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन क्या, सबसे पहले जो हेडिंग आती है ओपिनियन की, इसमें क्या देता हूँ ओपिनियन में? इन आवर ओपिनियन these FS are prepared in accordance with IFRS। ये आपका ओपिनियन होता है कि these FS are prepared in accordance with IFRS। और ये इनएप्रोप्रिएट कब हो जाएगा? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से नहीं बने हुए होंगे। तो मेरा ऑडिट रिस्क क्या होगा? मेरा ऑडिट रिस्क क्या होगा प्यारे बच्चों? FS में नॉट बी इक्वल टू IFRS। मेरी बात सुनिएगा, FS में नॉट बी इक्वल टू IFRS। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में कौन सा IFRS इन्वॉल्व होता है भाई? IS2। इन्वेंट्री, बट IS2 तो बहुत सारी बातें करता है। FIFO, क्या FIFO वाला रिस्क है यहाँ पे? LIFO, क्या LIFO वाला रिस्क है? वेटेड एवरेज, क्या उसका रिस्क है? क्या कॉस्ट का कौन कौन सी चीज पार्ट बनना चाहिए, वो भी तो वैल्यूएशन का पार्ट है, क्या उसका रिस्क है? किस चीज का रिस्क है? किस चीज का रिस्क है? इन्वेंट्री के IS2 का कौन सा रिस्क है? ये IS2 की कौन सी रिक्वायरमेंट अप्लाई हो रही है? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। इन्वेंट्री किस में रिकॉर्ड होनी चाहिए IFRS के हिसाब से? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। एंड द रिस्क इज मैनेजमेंट ने इसको लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्ड नहीं किया होगा, या मैनेजमेंट अगर किया भी होगा तो सही रिकॉर्ड नहीं किया होगा। क्या यहां तक आपके बात समझ आ रही है? तो सुनिएगा मेरी बात। Trading condition has been difficult for the last few years, therefore the revenue has been declined, therefore there is a risk of overstatement of valuation of inventory। क्यों? Because inventory may have been impaired or inventory shall be recorded at lower of cost or NRV, and the management may not have recorded the inventory at the lower of cost or NRV। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मैं ये भी कह सकता हूँ कि inventory may have been impaired and no impairment or adequate impairment has been recorded by the management as per IS2। मेरी बात सुनिएगा, जब तक आपके रिस्क में ये नहीं होगा ना प्यारे बच्चों, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एवरेज। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने कि नहीं बने। जब तक आपके ऑडिट रिस्क में ये नहीं होगा प्यारे बच्चों, तो आप मुझे खुद बताएं आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एवरेज कैसे ले सकते हैं? जब मैं रिस्क में ये वर्डिंग यूज करूंगा तभी तो इसके अगेंस्ट क्या करूंगा? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। जब इसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो मैं कहूंगा मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका है कि यस इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्ड हो चुके हैं। तभी तो एक ओपिनियन दूंगा कि इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस में। जब आपके ओपिनियन में IFRS का वर्ड आ रहा है प्यारे बच्चों, जब आपके ओपिनियन में IFRS का वर्ड आ रहा है, तो आप मुझे बताएं आपने जो ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना है, और अगर उसी में आपने IFRS के रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, तो कैसे मार्क्स मिलेंगे? तो आपने क्या लिखा? देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरशिट इन्वेंटरी, दैट इज नॉट द ऑडिट रिस्क। व्हाट इज द ऑडिट रिस्क? FS में नॉट बी इक्वल टू आई। आपने मुझे क्या डेफिनेशन बताया कि आप कौन सा ओपिनियन दे दोगे? ये बिल्कुल सही डेफिनेशन बताइए। मैंने क्या करा? मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी आपको कॉन्सेप्ट बता दिया और क्या बता दिया आपको? लॉजिक बता दी। जहां मैंने आपको कॉन्सेप्ट और लॉजिक बता दी, अब आप एक अच्छा आंसर ड्राफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक बात समझ आती है? इस आंसर के वर्डिंग को गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों। मैंने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया? रिस्क फैक्टर। उस रिस्क फैक्टर को मैंने लिंक कर दिया किस लेवल पे? एग्जर्शन लेवल पे। फिर मैंने बता दिया कि यहाँ पे इस एग्जर्शन लेवल पे कौन सा रिस्क हो सकता है। जो आइजा का स्ट्रक्चर है ना प्यारे बच्चों, मेरे आंसर में आपको वो स्ट्रक्चर दिखेगा। और अगर ये ड्राफ्टिंग टेक्निक आपको दिख जाएगी, आप बड़े आराम से आंसर्स को ड्राफ्ट कर सकते हैं। कि यहाँ बात समझ आती है? जब एक टेक्निक मुझे पता होगी ना कि यार हाँ, सवाल में मैंने सबसे पहले क्या ढूंढना है? रिस्क फैक्टर। नहीं, सवाल में सबसे पहले क्या ढूंढना है? रिस्क फैक्टर। फिर सोचना क्या है कि ये रिस्क फैक्टर को कहां कहां पे मैं लिंक कर सकता हूं। उस लेवल पे जाके आपने उसको लिंक कर दिया। जहां उस लेवल पे जाके आपने लिंक कर दिया, फिर आपने सोचना कि इसके ऊपर IFRS क्या कहता है। जो IFRS कहता है द रिस्क इज मैनेजमेंट ने शायद ऐसा नहीं किया होगा, या शायद जैसा IFRS में कहा गया है वैसा शायद उसने नहीं किया होगा। क्या यहां तक आपके बात समझ आती है? फॉर एग्जाम्पल, इसी की वजह से एक और रिस्क है किस चीज के ऊपर? PP के ऊपर। PP की कौन सी असर्शन? वैल्यूएशन। लेकिन PP पे IS2 अप्लाई नहीं होगा। क्या अप्लाई होगा? IS, दैट इज द रिस्क इज के PP शायद आपका इंपेयर्ड हो चुका है और मैनेजमेंट ने या तो इंपेयरमेंट रिकॉर्ड ही नहीं करी, या अगर करी है तो एडिक्वेट या एक्यूरेट इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी। बिल्कुल सादा खुशबू ड्राफ्टिंग है, ये थोड़ी सी एडवांस होती रहेगी।
मैं आपको अगेन बता दूं, ये बिल्कुल सादा खुशबू ड्राफ्टिंग है। इस ड्राफ्टिंग को मजीद ही बिल्कुल बेसिक लेवल ड्राफ्टिंग है, ये हमने नहीं लिखनी है पेपर में, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जहां आपके ये बात समझ में आ जाएगी, फिर इसी ड्राफ्टिंग को मैं कहाँ लेके चला जाऊंगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चला जाऊंगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? मैं आपको चाहूँ, अगर आप बोलो तो मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रेडिंग कंडीशन हैज बीन डिफिकल्ट, देयरफॉर रेवेन्यू डिक्लाइन, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ। ओवर स्टेटमेंट क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज पीपी की कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही होगी? 100 रुपए। एफएस से कितने की आ रही होगी? आईएस 36 के हिसाब से कितने की आनी चाहिए प्यारे बच्चों? 80 रुपए की। तो इट मींस मैनेजमेंट 80 रुपए पे रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन इस बैलेंस को मैनेजमेंट ने क्या किया हुआ है? ओवर स्टेट किया हुआ है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? इसी तरीके से इन्वेंट्री कैरिंग अमाउंट पे कितने की आ रही है? 100 की। लेकिन आईएस 2 के हिसाब से कितने की आनी चाहिए? नेक्स्ट आईएस 2 के हिसाब से आनी चाहिए 60 रुपए की। इट मींस मैनेजमेंट की एक चीज 60 पे रिकॉर्ड करनी चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड किस पे किया हुआ है? तभी मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ प्यारे बच्चों? मैं ओवर स्टेटमेंट का वर्ड यूज कर रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपके? जब आपको ये चीज समझ, मेरी बात सुनिएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये एक बिल्कुल सादा खुशबू ड्राफ्टिंग है, ये बिल्कुल एक बेसिक लेवल की, लेकिन फाइनल में हमने ये बेसिक लेवल की ड्राफ्टिंग नहीं करनी। हमने क्या करनी है, इस ड्राफ्टिंग को थोड़ा सा हमने एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिंग कंडीशन हैज बीन वेरी डिफिकल्ट, देयरफॉर देयर इज द रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ पीपी। पीपी की कौन सी असर्शन? वैल्यूएशन। कौन सा? आईएफआरएस। आईएस 36। आईएस 36 इंपेयरमेंट के ऊपर कहता क्या है? वैल्यू इन यूज निकालो, फ्यूचर कैश फ्लोज निकालो। तो फ्यूचर कैश फ्लो में क्या करो? डिस्काउंट करो। द रिस्क इज मैनेजमेंट ने डिस्काउंट रेट सही नहीं लिया, द रिस्क इज मैनेजमेंट ने फ्यूचर कैश फ्लोज को सही प्रोजेक्ट नहीं किया होगा। अब ये एडवांस लेवल की ड्राफ्टिंग है कि मैं बिल्कुल रिस्क को क्या कर रहा हूँ? पिन पॉइंट कर रहा हूँ कि जी रिस्क इंपेयरमेंट में इस चीज का है कि मैनेजमेंट ने फ्यूचर कैश फ्लोज को सही नहीं बनाए होंगे, मैनेजमेंट ने उन कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग इसे। इससे फायदा क्या होगा? जब मैं प्रोसीजर की तरफ जाऊंगा तो प्रोसीजर बड़ा मेरा पिन पॉइंट होगा कि मेरा एक प्रोसीजर डिस्काउंट रेट का आ रहा होगा, एक प्रोसीजर मेरा आ रहा होगा किस चीज का? फ्यूचर कैश फ्लोज का आ रहा होगा। मैं इस तरीके से एक अच्छा आंसर ड्राफ्ट कर लूंगा। आपसे कह रहा हूँ सारी चीजें आगे जाके क्या होंगी प्यारे बच्चों? लिंक होंगी। क्या आगे बात समझ आती है? अब एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 3, बिलाल साहब, पॉइंट नंबर 3 जल्दी से आ जाए। The company major customer are retailer and wholesalers. Due to declining consumer expenditure and the slow business growth of many of the retailers and wholesalers, the company had reduced its selling price and gave the extended credit to make sales to such wholesalers and retailers. A number of wholesalers and retailers have not been able to continue the trading and have been placed into, आपके जो मेजर कस्टमर है आपको टाइम पे नहीं कर पा रहे हो। बहुत से कस्टमर क्या हो चुके हैं? बैंक करप्ट हो चुके हैं। बहुत से कस्टमर आपको पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सवाल में रिस्क फैक्टर क्या है? सवाल में रिस्क फैक्टर कहां से मिलेगा? सवाल में क्या लिखा हुआ है कि जो कंपनी के कस्टमर है वो क्या हो चुके हैं? वो टाइमली पे नहीं कर रहे हैं और क्या हो चुके हैं? बैंक करप्ट हो चुके हैं। ऐसा ही है भाई। Therefore, there is a risk of overstatement of account payable, कैश एंड बैंक। कौन सी चीज? अकाउंट रिसीवेबल। ये कस्टमर एग्जिस्ट करता है, इस रिसीवेबल के ऊपर मेरा राइट है। किस चीज का मसला है? वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन के ऊपर कौन सा? आईएफआरएस। आईएफआरएस 9। आईएफआरएस 9 क्या कहता है प्यारे बच्चों? क्या रिकॉर्ड होना चाहिए? एक बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड द रिस्क इज मैनेजमेंट ने बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया होगा, या अगर किया भी होगा तो सही रिकॉर्ड नहीं किया होगा। ये सादा खुशबू ड्राफ्टिंग है। अच्छी ड्राफ्टिंग और एडवांस लेवल क्या होगी? मैनेजमेंट ने लॉस गिवन डिफॉल्ट से ही कैलकुलेट नहीं किया होगा, मैनेजमेंट ने ईसीएल मॉडल से ही यूज नहीं किया होगा, मैनेजमेंट ने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को सही डिटरमाइन नहीं किया होगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अभी बिल्कुल मैं सादा लेवल पर चढ़ रहा हूँ कि दैट कुड बी द ऑर्डर। अगर आपको ये टेक्निक समझ में आ गई है प्यारे बच्चों, अगर आइजा का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, इतने आसान सवाल है। इस पूरे सिनेरियो में प्यारे बच्चों मुझे एक ही चीज ढूंढनी है, और वो कौन सी चीज ढूंढनी है? रिस्क फैक्टर। मुझे सवाल पढ़ के मैंने कौन सी चीज ढूंढनी है? जिस बच्चे ने अच्छे से रिस्क फैक्टर को हाईलाइट कर लिया, 70% उसका आंसर ड्राफ्ट हो चुका है। उसने फिर सोचना किस चीज के ऊपर है कि इस रिस्क फैक्टर की वजह से, हाँ भाई, कहाँ कहाँ पे रिस्क हो सकता है, कौन सी एजर्शन पे रिस्क हो सकता है, उस एजर्शन के ऊपर कौन सा
IFRS है, वो IFRS क्या कहता है, बस वो रिक्वायरमेंट उसने लिखी और वो उसका क्या ड्राफ्ट हो जाएगा, ऑडिट रिस्क ड्राफ्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? तो अगर इस तीन स्टेप्स है ड्राफ्टिंग के। पहला स्टेप, यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर। सेकंड स्टेप, यू नीड टू लिंक द रिस्क फैक्टर टू द assertion लेवल। एंड द थर्ड स्टेप इज कि आपने बताना होगा व्हाट इज ऑडिट रिस्क एंड व्हाट इज ऑडिट रिस्क। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉट बी इक्वल टू IFRS का। यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो आज की क्लास जो कि हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास भी थी, आज की क्लास हमारी एजेंडा वाली क्लास भी थी, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सके। इसके अंदर और चीजें भी हैं, एंटिटी के अंदर भी और चीजें, तो हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली पढ़ेंगे। बट मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लास हमारी 2-2.5 घंटे से ज्यादा प्यारे बच्चे नहीं होगी। हम आएंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे, 2.25 घंटा पढ़ेंगे, कोई फजूल की बात नहीं होगी, कोई यहाँ वहाँ की बात नहीं होगी। आएंगे, स्ट्रेट पढ़ेंगे, घर जाएंगे। अगर वो 2 घंटे की कॉन्सेप्ट की क्लास आप लोगों ने अच्छे से ले ली, आगे जाके जो उसके बेसिस पे ड्राफ्टिंग हो रही होगी ना प्यारे बच्चों, और आगे जाके जो इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे अगले आइजाज ड्राफ्ट हो रहे हैं, वो सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। खुदा ना खास्ता अगर आप क्लासेस स्किप करेंगे, क्लासेस मिस करेंगे, फैमिली क्लासेस की एक वक्त में बैठ के 10 आइजाज के ऊपर या 10 लेक्चर्स को आप देख रहे होंगे मल्टीप्लाई बाय 3 की स्पीड से, तब अपना कैरियर तबाह करना है। तो यहाँ तक बात समझ आती है? तो एक चीज को कोशिश करिएगा, क्लासेस कंटिन्यूस बेसिस पे लीजिएगा। अगर एक कॉन्सेप्ट की आपकी क्लास मिस हो जाती है, एक ड्राफ्टिंग टेक्निक की क्लास आपसे मिस हो जाती है, चीजों की लॉजिक मिसिंग हो जाती है, चीजों की लिंकिंग मिसिंग हो जाएगी, आगे जाके पढ़ने में मुझे भी मसला होगा प्यारे बच्चों, और आपको भी पढ़ने मसला। यहाँ तक बात समझ आती है? अगर एक ड्राफ्टिंग टेक्निक मुझे पता चल गई ना, तो आगे जाके प्रैक्टिस करते हुए उन टेक्निक्स को मैंने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है। मैं बहुत आराम से अप्लाई कर सकता हूँ। इनफैक्ट अगली क्लासेस में हम, कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम CA फाइनल का डायरेक्ट सवाल उठा लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद, थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद, हम डायरेक्टली किसमें मूव कर जाएंगे, CA फाइनल के सवाल में मूव कर जाएंगे। मूव करके हमने करना क्या होगा, सवाल पढ़ के क्या आइडेंटिफाई करना होगा, रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो इस डायग्राम को आप बहुत से देखें, आइजा के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। एक किताब आपको मिलेगी, वो किताब 110% आइजा के स्ट्रक्चर से अलाइंड है। ये मेरी बात सुनिएगा, वो किताब जो मुझसे कैप पढ़ चुका है, वो किताब उसके बहुत ग्रिप में होगी। इसलिए बिकॉज अगर मैं कैप 9 का भी ऑडिट पढ़ाता हूँ, तो मेरी अपनी कोई किताब नहीं है, जो मैंने नोट्स बनाए हुए भी है, उसको मैंने आइजा से अलाइन किया है, ताकि एक बार जब बच्चा कैप में थोड़ी सी मेहनत कर ले, तो ऑटोमेटिकली सीपैट में उसको, अगर वो किताब स्टैंडर्ड से कोई रीड करने में जाएगा, उसको मुश्किलात पेश ना आई हो। मेरी भी अपनी अंग्रेजी की किताब नहीं बनी हुई, वो किस चीज से अलाइन किया था, मैंने उसको आइजा से अलाइन किया और बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड वे में अलाइन किया। अगर आप कोई भी हैंड आउट देखेंगे तो बड़ा ही फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर वे में, उससे आपको पूरे आइजा का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आती है प्यारे बच्चों? तो इस चीज को रिवाइज करके आइएगा। 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, आपने अपनी सोच 4 एग्जाम्पल तक नहीं रखनी है, मैं 40 एग्जाम्पल और दूंगा। लेकिन अब डेली बेसिस पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, सही है? अगर आप बिजनेस रिकॉर्डर देखते हैं, अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट करते हैं, प्यारे बच्चों मुझे एक चीज पता है, अगर आपको ये चीज पता चल गई, आप अपने कंपनीज में कितने ऑडिटर्स का आइडेंटिफाई कर रहे होंगे? ऐसा ही है, आप अपनी कंपनीज में कितने ऑडिटर्स, जब एक चीज पता चल गई, हम अभी कर क्या रहे हैं प्यारे बच्चों, मुझे ईमानदारी से, हम पुराने साल के रिस्क को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ऐसा ही हम क्या कर रहे होते हैं, आप जिस फर्म में भी हैं, आप एक चीज देख लें, आपके आपके ऑडिट में आपके सॉफ्टवेयर के अंदर एक डॉक्यूमेंट आ रहा होगा, इसका नाम होगा ऑब्टेनिंग दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल। आप जिस फर्म में भी है प्यारे बच्चों, एक वर्ड की फाइल, एक डॉक्यूमेंट उस सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेडेड होगा, जिसमें आपकी क्या लेनी होती है, और आप कर क्या रहे होता है, पुराना साल वाला आपको पता ही नहीं होता कि इसमें अपडेट क्या करना है। तो जब तक प्यारे बच्चों आपके पास नॉलेज नहीं होगी, आप जो फॉर्म में 4 घंटे या 5 घंटे आपने वो डॉक्यूमेंट पर काम किया, वो आपका टाइम क्या होगा। अगर ये चीज पता चल जाए आपको क्या इस तरीके से चीजों करता है, फिर आप रिसर्च करेंगे, फिर आप बैठ के एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फिर आप बैठ के देखेंगे कि जी नया कॉम्पिटिटर आया कि नहीं आया। जब आप इस तरीके से कर लेंगे, एक अच्छा ऑडिट रिस्क प्यारे बच्चों, आप जब डेली बेसिस पे ड्रॉप कर रहे होंगे, तो आप सिर्फ फॉर्म का काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट के लिए काम कर रहे थे। यहाँ तक बात आपको समझ आ रही है? तो इसको कोशिश करें प्यारे बच्चों, थोड़ा सीरियस लें। हमने आज सिर्फ 1 घंटा पढ़ा है, बाकी 1 घंटा हमने सब्जेक्ट में डिस्कस करा है। कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इंशाल्लाह क्या स्टार्ट कर देंगे, पास्ट पेपर क्लासेस कंटिन्यूस बेसिस पे लीजिएगा, स्किप ना करेगा। बिकॉज जिस बच्चे की आज ड्राफ्टिंग वाली क्लास मिस हो गई, कल बैठ के जब हम पास पेपर्स कर रहे होंगे, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आती है?
अपने अच्छे से ख्याल रखिएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज वगैरह हो, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहां पे मुझसे पूछ लेगा प्यारे बच्चों। क्लियर है सारे यहाँ पे? चलिए जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा एक चीज, इसके पीछे इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है? हम आंसर इसलिए नहीं पढ़ रहे बिकॉज हमने पूरा हैंड आउट नहीं करा। बिलाल आंसर वाला खोल दोगे? अगर इसके पीछे आप देखें तो मैंने क्या करा है, मैंने आंसर, मैंने सबसे जबरदस्त काम क्या किया, मैंने हेडिंग डाल दी। मैंने हेडिंग इतनी जबरदस्त डाल दी कि मुझे उस हेडिंग से मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने हेडिंग क्या डाली? इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी। सवाल की पहली हेडिंग क्या है? रिस्क फैक्टर। ड्यू टू डिफिकल्ट ट्रेडिंग कंडीशन देयर इज अ रिडक्शन इन, ये मैंने कहां से कॉपी करा? ये सवाल से। मैंने कहा फिर अगली हेडिंग, लिंक द रिस्क टू द अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने कहा देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ पीपी। मेरी तीसरी हेडिंग क्या है? व्हाट इज ऑडिट रिस्क? एफएस में नॉट बी इक्वल टू, और ये मैंने कहां से लिखा कि आप ही ने मुझे बताया था कि ओपिनियन क्या हो, इनएप्रोप्रिएट। ओपिनियन होता क्या है कि क्या ये एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने। मैंने कहा आईएफआरएस क्या है, पीपी शायद क्या हो चुका है, इम्पेयर्ड हो चुका है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या तो मैनेजमेंट इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी होगी या इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड भी की होगी तो एडिक्वेट। ये सादा खुशबू ड्राफ्टिंग है, ये पहली क्लास के लिहाज से। आगे जाके ड्राफ्टिंग क्या हो जाएगी? एडवांस। बिकॉज आगे जाके अब मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा इम्पेयरमेंट में क्या इन्वॉल्व होते हैं? डिस्काउंट रेट। इम्पेयरमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है? वैल्यू इन यूज। इम्पेयरमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट से। तो देयर इज अ रिस्क, मैनेजमेंट ने इन नंबर्स को सही डिटरमाइन, और जब मैं रिस्क इतना पिन पॉइंट बनाऊंगा तो आगे जाकर उसका प्रोसीजर अच्छे से ड्राफ्ट कर सकूंगा। क्या यहाँ तक आपके बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो ये हमारे पास एक आंसर का स्ट्रक्चर होगा। और अगली क्लास में इंशाल्लाह हम एक चीज देखेंगे, जो हमने आज की क्लास में पीपी, इन्वेंट्री और रिसीवेबल के ऊपर रिस्क बनाया है, यही रिस्क अगली क्लास के फाइनल के पास में भी हम ड्राफ्ट कर रहे होंगे। और रिस्क मेरा एग्जैक्टली सेम होगा, सिर्फ एक चेंज आ रहा होगा इस चीज का। जो मैंने आज पीपी के इम्पेयरमेंट का रिस्क बनाया, जो इन्वेंट्री का रिस्क बनाया, जो रिसीवेबल का रिस्क बनाया, मैं अगले क्लास में आपको फाइनल का सवाल कर रहा होगा तो रिस्क सेम होगा, ये ड्राफ्टिंग होगी। सिर्फ एक चीज का, एक कॉलम में डिफरेंस आ रहा होगा। कौन सा कॉलम में डिफरेंस आ रहा होगा? रिस्क फैक्टर। बहुत सबसे सिर्फ क्या चेंज हो रहा होगा? रिस्क फैक्टर चेंज हो रहा होगा, बाकी रिस्क आपका हमेशा सेम रहेगा। देखिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट कर रही है और आप मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट कर रही है तो दोनों जगह पे इन्वेंट्री है, तो दोनों जगह पे इन्वेंट्री का इम्पेयरमेंट तो सेम ही होगा कि मैनेजमेंट इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की होगी। बट दोनों जगह पे रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। आपकी जगह पे शायद नया कॉम्पिटिटर आ गया हो, आपकी जगह पे शायद नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया हो, या आपकी जगह पे गवर्नमेंट ने ऐसी रेगुलेशन पास कर दी हो कि अब आप अपनी इन्वेंट्री नहीं बेच सकते। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आती है प्यारे बच्चों? तो सिर्फ क्या चेंज हो रहा होगा? और वो भी काम पड़ा हुआ होगा। कहाँ मिलेगा वो रिस्क फैक्टर? वो बस सवाल में ही मिलेगा रिस्क फैक्टर। इतना आसान हो जाएगा हमारे लिए ड्रॉप करना, जब हमें टेक्निक पता चल जाएगी प्यारे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात करते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और कोई भी क्वेरीज वगैरह हो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।